बाहर आसमान में काले बादलों का साम्राज्य था और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी जो दिल्ली की सड़कों को जलमग्न कर रही थी। लेकिन सिंघानिया सदन के भीतर का माहौल बाहर के मौसम से भी कहीं अधिक ठंडा और निर्दयी था, क्योंकि वहां एक गर्भवती महिला घुटनों के बल बैठकर संगमरमर के फर्श को रगड़ रही थी। आरोही के माथे से पसीने की बूंदें गिरकर फर्श पर मिल रही थीं और उसका 7 महीने का गर्भवती पेट उसके हर आंदोलन को एक संघर्ष बना रहा था। लेकिन उसकी सास सावित्री सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे घृणा भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि गंदगी का ढेर हो जिसे साफ करना उनकी मजबूरी बन गई थी। आरोही के हाथों की त्वचा डिटर्जेंट और ठंडे पानी के कारण फट चुकी थी और उसकी कमर में एक असहनीय दर्द उठ रहा था जो रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसके पूरे शरीर को सुन्न कर रहा था। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह एक पल के लिए भी रुकी तो उसे न केवल गालियां सुननी पड़ेंगी बल्कि शायद रात का खाना भी नसीब नहीं होगा, जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता था। इसलिए उसने अपने होंठों को मजबूती से भींच लिया और अपनी कांपती उंगलियों से कपड़े को निचोड़कर दोबारा फर्श साफ करना शुरू कर दिया। सावित्री ने कप को जोर से टेबल पर रखा, जिससे एक तेज खनखनाहट हुई और उसने अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि तुम आज भी कामचोरों की तरह धीरे काम कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि विक्रम के आने का समय हो गया है और अगर घर चमकता हुआ नहीं मिला तो वह कितना गुस्सा करेगा। आरोही ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उसकी सास के क्रोध को और भड़का रही थी, क्योंकि सावित्री चाहती थी कि आरोही रोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन आरोही ने पिछले 6 महीनों में अपनी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरने दिया था, जो इस परिवार के लिए एक पहेली बना हुआ था। सावित्री को यह नहीं पता था कि जिस बहू को वह एक अनाथ और बेसहारा समझकर प्रताड़ित कर रही है, वह वास्तव में देश के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य की एकमात्र वारिस है, जिसने प्रेम के लिए अपनी पहचान छुपाई थी और अब वह अपने पति की वास्तविकता देखने के बाद अपनी चुप्पी को हथियार बना रही थी। आरोही ने बिना कोई जवाब दिए अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की, हालांकि उसका शरीर जवाब दे रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया, क्योंकि उसे याद था कि पिछली बार जब वह बेहोश हुई थी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पानी डालकर जगाया गया था और काम पूरा करने का आदेश दिया गया था। तभी मुख्य द्वार पर एक महंगी गाड़ी के रुकने की आवाज आई और उसके साथ ही घर के वातावरण में तनाव का स्तर और बढ़ गया, क्योंकि विक्रम घर आ चुका था और उसका मूड अक्सर खराब ही रहता था, विशेषकर आजकल जब उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा था। विक्रम ने दरवाजा खोला और गीले जूतों के साथ ही घर में प्रवेश किया, जिससे आरोही का अभी-अभी साफ किया हुआ फर्श गंदा हो गया और मिट्टी के निशान सफेद संगमरमर पर स्पष्ट दिखाई देने लगे। लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे अपनी मां के पास जाकर बैठ गया। आरोही ने अपनी भारी सांसों को नियंत्रित करते हुए गीले कपड़े से उन निशानों को मिटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर विक्रम की नज़र उन पर पड़ी तो वह उसे ही दोषी ठहराएगा कि उसने सही से सफाई नहीं की है। विक्रम ने अपनी टाई ढीली करते हुए झल्लाहट में कहा कि आज फिर निवेशकों ने मना कर दिया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह इस डूबती हुई कंपनी को कैसे बचाए, जबकि बाजार में उनकी साख लगातार गिरती जा रही है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। सावित्री ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी और तुरंत आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सब इस मनहूस लड़की के घर में आने के बाद से हो रहा है, क्योंकि जब से यह हमारे घर आई है तब से लक्ष्मी रूठ गई है और हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आरोही ने यह शब्द स्पष्ट रूप से सुने, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि वह जानती थी कि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है और अगर उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी होती तो विक्रम जैसे लोग उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। लेकिन उसने यह रास्ता खुद चुना था ताकि वह देख सके कि क्या विक्रम उससे प्यार करता है या केवल उसके पैसों से। दुर्भाग्य से सच्चाई बहुत कड़वी निकली थी, क्योंकि विक्रम ने उससे शादी केवल इसलिए की थी क्योंकि उसे लगा था कि आरोही एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की है जो उसकी सेवा करेगी और दहेज लाएगी। लेकिन जब आरोही ने खुद को अनाथ बताया था तो विक्रम का प्यार नफरत में बदल गया था।
विक्रम ने आरोही की तरफ देखा, जो अब भी फर्श पर बैठी थी और उसका पेट उसके कपड़ों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि एक क्रूरता थी, जो उसे विरासत में अपनी मां से मिली थी। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम वहां बैठकर क्या सुन रही हो, और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं थककर घर आया हूं, तो मेरे लिए पानी या चाय लाने की जगह तुम बस हमें घूर रही हो जैसे कोई महारानी हो। आरोही ने बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा किया और अपने कांपते पैरों को संभालते हुए रसोई की ओर बढ़ी, क्योंकि उसका शरीर अब थकान की सीमा पार कर चुका था, लेकिन उसका मन अब भी पत्थर की तरह सख्त था। रसोई में जाकर आरोही ने पानी का गिलास भरा और उसकी नज़र खिड़की के कांच में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी, जहां उसे एक कमजोर और थकी हुई महिला दिखाई दी, जिसके आंखों के नीचे काले घेरे थे और गाल पिचक चुके थे, लेकिन उन आंखों में एक आग अभी भी जल रही थी, जो प्रतिशोध की नहीं बल्कि न्याय की थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने अजन्मे बच्चे से मन ही मन माफी मांगी कि उसे इन हालातों में पलना पड़ रहा है, लेकिन उसने वादा किया कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी और बहुत जल्द वह इस पिंजरे को तोड़ देगी। बाहर विक्रम अपनी मानदा के बाद से बात कर रहा था कि उसे किसी भी तरह उस बड़े निवेशक सिंघानिया ग्रुप से मीटिंग करनी होगी, जो शहर में नया आया है, और सुना है कि उनकी नई सीईओ बहुत सख्त है। लेकिन अगर वह उन्हें मनाने में कामयाब हो गया तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आरोही के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई जब उसने सिंघानिया ग्रुप का नाम सुना, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम जिस सीईओ से मिलने के सपने देख रहा है वह कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसे वह अभी अपनी दासी समझकर अपमानित कर रहा है। यह विडंबना ही थी कि विक्रम अपनी किस्मत बदलने के लिए जिस शक्ति की तलाश बाहर कर रहा था वह उसके घर की चारदीवारी के भीतर ही मौजूद थी, लेकिन उसका अहंकार उसे यह देखने से रोक रहा था। जब आरोही पानी लेकर बाहर आई तो विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो आरोही के लिए कभी नहीं होती थी, और वह समझ गई कि यह शायद वही अमीर महिला है जिसके साथ विक्रम का चक्कर चल रहा है और जिससे वह शादी करने की योजना बना रहा है ताकि उसका कर्ज चुक सके। विक्रम ने आरोही के हाथ से पानी का गिलास लगभग झपटते हुए लिया और इशारा किया कि वह वहां से चली जाए, क्योंकि उसे अपनी निजी बातें करनी हैं जो आरोही के कानों के लिए नहीं हैं। आरोही चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी, जो वास्तव में एक आधार को छोटा सा स्टोर रूम था जिसे उसे रहने के लिए दिया गया था, क्योंकि उसका असली कमरा विक्रम ने अपने जिम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उस छोटे से कमरे में न तो हवा आती थी और न ही रोशनी, और वहां केवल एक पुराना गद्दा बिछा था जिस पर आरोही अपनी रातें करवटें बदलते हुए बिताती थी, क्योंकि उसकी गर्भावस्था के कारण उसे सख्त जमीन पर सोने में बहुत तकलीफ होती थी। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंधेरे में अपनी पीठ को दीवार से सटाकर बैठ गई और गहरी सांसें लेने लगी ताकि उसके दिल की धड़कन सामान्य हो सके, जो घबराहट और गुस्से के कारण तेज हो गई थी। कुछ देर बाद सावित्री की कर्कश आवाज फिर सुनाई दी, जो उसे खाना परोसने के लिए बुला रही थी, और आरोही को न चाहते हुए भी वापस उसी अपमानजनक माहौल में जाना पड़ा जहां उसे डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर सेवा करनी थी, जबकि वह खुद भूख से बेहाल थी। विक्रम और सावित्री ने तरह तरह के व्यंजन खाना शुरू किया और बीच बीच में वे खाने की बुराई करते रहे कि नमक कम है या मसाला ज्यादा है, जबकि आरोही जानती थी कि उसने सब कुछ एकदम सही बनाया है। विक्रम ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला और फिर उसे प्लेट में थूकते हुए चिल्लाया कि यह रोटी जली हुई है, और क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता कि गोल और नरम रोटी कैसे बनाई जाती है। उसने भरी हुई प्लेट को जोर से धक्का दिया, जिससे वह टेबल से गिरकर फर्श पर बिखर गई और दाल की छींटे आरोही की साड़ी के पल्लू पर गिर गए। विक्रम खड़ा हो गया और आरोही की तरफ बढ़ा, और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था जैसे वह उसे मारने के लिए तैयार हो। आरोही अपनी जगह से नहीं हिली और उसने सीधे विक्रम की आंखों में देखा, जो एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, क्योंकि आमतौर पर वह नजरें झुकाकर रखती थी। विक्रम उसकी इस हिम्मत से और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे आरोही के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई, क्योंकि उसकी कलाई पहले से ही कमजोर थी। विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा कि अगर तुमने दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस आंखें दिखाईं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम गर्भवती हो और तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सावित्री पीछे से हंसते हुए बोली कि इसे निकालकर क्या करोगे बेटा, यह तो सड़क पर भी भीख नहीं मांग पाएगी, इसलिए इसे यहीं रहने दो।
ताकि हमारे घर के काम मुफ्त में होते रहें। आरोही ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की और बहुत धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, विक्रम छोड़ दीजिए। विक्रम ने उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे वह पीछे लड़खड़ाई और दीवार से जा टकराई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने बिखरे हुए खाने को देखा और बिना कुछ कहे झुककर उसे साफ करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि बहस करने का मतलब है और अधिक शारीरिक हिंसा, जिसे वह इस समय अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब विक्रम और सावित्री खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए, तो आरोही ने रसोई में जाकर बची हुई सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी अपनी थाली में डाली और वहीं जमीन पर बैठकर खाने लगी। हर निवाला उसके गले से नीचे उतरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे अपने बच्चे के लिए ताकत की जरूरत थी, इसीलिए उसने आंसुओं को पीते हुए खाना खत्म किया। उसने बर्तनों को साफ किया और रसोई को व्यवस्थित किया। तब तक रात के 12 बज चुके थे और पूरा घर शांत हो चुका था। आरोही अपने स्टोर रूम में वापस आई और उसने अपने गद्दे के नीचे छिपाया हुआ एक छोटा सा पुराना मोबाइल फोन निकाला, जिसे उसने बहुत सावधानी से बचा कर रखा था। उसने उस फोन को चालू किया और स्क्रीन पर एक नंबर डायल करने के लिए अंगूठा बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गई क्योंकि उसे लगा कि शायद अभी सही समय नहीं आया है। उसने स्क्रीन पर अपने बात करते हैं तो उसकी बात को ईखा समझने का है। पिता की तस्वीर देखी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे और जिनकी हजारों करोड़ की संपत्ति की वह एकमात्र वारिस थी। उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि असली ताकत सहने में नहीं, बल्कि सही समय पर वार करने में होती है, और आरोही उसी सही समय का इंतजार कर रही थी। उस रात जब बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई, तो आरोही को नींद नहीं आई और वह सोचती रही कि कैसे उसने विक्रम से एक चैरिटी इवेंट में मुलाकात की थी, जहां उसने अपनी पहचान एक स्वयंसेवक के रूप में बताई थी, और विक्रम की मीठी बातों में आकर उसे लगा था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। उसने अपने पिता के वकीलों और सलाहकारों के खिलाफ जाकर विक्रम से शादी की थी और अपनी पहचान गुप्त रखी थी, यह सोचकर कि वह एक दिन विक्रम को सरप्राइज देगी। लेकिन शादी के अगले ही दिन से विक्रम का असली रूप सामने आ गया था। जब उसने आरोही के बैंक खाते और संपत्ति के बारे में पूछताछ शुरू की थी और जब उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने उसे एक बोझ समझना शुरू कर दिया था। आरोही को अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपनी जायदाद विक्रम के नाम नहीं की थी, वरना आज वह उसे मारकर कहीं फेंक चुका होता। आज की घटना ने उसके सब्र के बांध को और कमजोर कर दिया था, और उसे महसूस हो रहा था कि अब वह दिन दूर नहीं जब उसे इस नरक से बाहर निकलना ही होगा। आरोही ने अपने पेट पर धीरे से हाथ फेरा और महसूस किया कि उसका बच्चा हलचल कर रहा है, जो उसके लिए इस अंधकार में आशा की एकमात्र किरण थी। उसने फुसफुसाते हुए अपने बच्चे से वादा किया कि मैं तुम्हें इस नफरत भरी दुनिया में कमजोर बनकर नहीं लाऊंगी, बल्कि तुम एक रानी की संतान की तरह इस दुनिया में आओगे और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था और वह अपनी वापसी की योजना बना रही थी, जिसमें उसे अपने वफादार मैनेजर मिस्टर खन्ना से संपर्क करना था, जो पिछले 1 साल से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। आरोही को पता था कि जिस दिन वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन के रूप में कदम रखेगी, उस दिन पूरा शहर उसके पैरों में होगा। लेकिन उसे सबसे ज्यादा इंतजार विक्रम के चेहरे को देखने का था, जब उसे पता चलेगा कि जिसे वह पैरों की धूल समझता था, वह असल में वह आकाश है जिसे वह छू भी नहीं सकता। उसने अपनी आंखों को मूंद लिया और उस पल की कल्पना की जब वह इस घर की दहलीज को आखिरी बार पार करेगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो आरोही की आंखें खुलने से पहले ही उसे सावित्री की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो उसे चाय बनाने के लिए बुला रही थी। आरोही उठी और उसने महसूस किया कि उसका शरीर कल की तुलना में थोड़ा और भारी हो गया है और पैरों में सूजन बढ़ गई है, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या शुरू की। जब वह रसोई में चाय बना रही थी, तो उसने विक्रम को फोन पर बात करते हुए सुना कि उसे आज शाम को सिंघानिया ग्रुप के ऑफिस जाना है और किसी भी तरह अपॉइंटमेंट लेना है, चाहे उसे वहां जाकर घंटों इंतजार क्यों न करना पड़े। आरोही के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम चाहे जितना भी इंतजार कर ले, उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि असली बॉस तो यहां उसके घर की रसोई में चाय बना रही है। उसने चाय को कप में छाना और ट्रेला से अपने अपॉइंटमेंट की दरोड़ भी असली बॉस तो यहां के बाद में रखकर बाहर ले गई।
जहां विक्रम अपनी सबसे महंगी सूट पहनकर तैयार खड़ा था और आईने में खुद को निहार रहा था जैसे वह दुनिया जीतने जा रहा हो। आरोही ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और विक्रम की तरफ देखा, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन आरोही उसकी आंखों में छिपे डर को देख सकती थी, जो दिवालियापन का डर था। विक्रम ने चाय का घूंट भरा और बिना आरोही की तरफ देखे कहा कि आज शाम को घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा खाना बनाना और कोशिश करना कि तुम उनके सामने ना आओ, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर वे लोग अजीब सवाल पूछेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी छवि खराब हो। आरोही ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि जैसा आप कहें, लेकिन उसके मन में विचार आया कि क्या वह आज शाम तक इस घर में रहेगी भी या नहीं। उसने विक्रम के जाने के बाद घर के काम निपटाने शुरू किए, लेकिन आज उसके काम करने के तरीके में एक अलग ही फुर्ती थी, जैसे वह किसी बड़े काम की तैयारी कर रही हो। दोपहर के समय जब सावित्री अपने कमरे में सो रही थी, तो आरोही ने मौका पाकर घर के लैंडलाइन फोन के पास गई और रिसीवर को उठाया। उसने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया जो उसे जुबानी याद था, और कुछ ही घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से एक भारी और गंभीर आवाज आई, हेलो, सिंघानिया रेजिडेंस। आरोही की आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भर आया, क्योंकि यह आवाज रघु काका की थी, जो उसके पिता के समय से उनके घर के सबसे वफादार कर्मचारी थे। आरोही ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की और बहुत धीमी आवाज में कहा, काका, मैं आरोही बोल रही हूं। दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर जैसे कोहराम मच गया हो। रघु काका की आवाज कांपने लगी और वे बार बार पूछने लगे कि बिटिया, आप कहाँ हैं और आप सुरक्षित तो हैं ना? आरोही ने जल्दी से कहा कि वह अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन उसे उनकी मदद की जरूरत है, और उसने उन्हें एक गुप्त स्थान पर मिलने के लिए कहा और फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपनी वापसी की दिशा में पहला कदम उठा लिया था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। फोन रखने के बाद आरोही को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे उसके कंधों से कई टन का बोझ उतर गया हो और उसे लगने लगा कि अब वह अकेली नहीं है। उसने महसूस किया कि सावित्री की नींद खुलने का समय हो गया है, इसलिए वह तुरंत वहां से हट गई और अपने काम में लग गई ताकि किसी को शक न हो। शाम होते होते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और उसे पेट में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बीमारी का बहाना बनाया तो सावित्री फिर से हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन यह दर्द और बार के दूसरा बाधा कर देगी, बार के दूसरा दर्द और बार कर दर्द और बार कर देगी। सामान्य थकान का दर्द नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि उसका शरीर अब और अधिक तनाव झेलने की स्थिति में नहीं है और उसे जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उसने दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली, लेकिन दर्द की लहरें तेज होती जा रही थीं, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थीं। शाम को जब मेहमान आए तो वे विक्रम के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर थे, जो शराब पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, जबकि आरोही रसोई में पसीने से तरबतर होकर उनके लिए पकौड़े तल रही थी। धुएं और गर्मी के कारण उसका दम घुट रहा था और उसे आरोही चक्कर आ रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी, क्योंकि सावित्री रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। आरोही ने कढ़ाई से गर्म पकौड़े निकाले और ट्रे में सजाए, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथ से ट्रे फिसल गई। गर्म तेल की कुछ बूंदें उसके हाथ पर देश की ज्यादा की अदर अंधेरा छा गया गिरी और वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि अब सावित्री क्या करेगी। ट्रे के गिरने की आवाज सुनकर बाहर से विक्रम भी दौड़कर आया और उसने देखा कि खाना जमीन पर बिखरा पड़ा है और आरोही दीवार के सहारे खड़ी है। विक्रम का दूसरा से डाला आरोही दीवार के काम एक चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने मेहमानों की परवाह किए बिना आरोही की तरफ कदम बढ़ाया, यह जाने बिना कि आज की रात वह रात होगी जब आरोही की सहनशक्ति की सीमा अंततः टूट जाएगी। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने मेहमानों के सामने हुई शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए आरोही को बाजू से पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वह लगभग फर्श पर घिसटती हुई कमरे की ओर बढ़ी। मेहमानों के जाने के बाद घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जो केवल विक्रम की भारी सांसों और सावित्री की बड़बड़ाहट से टूट रहा था, जो अभी भी खाने के बर्बाद होने का शोक मना रही थी। विक्रम ने आरोही को स्टोर रूम के अंदर धक्का दिया,
जिससे वह अपने पेट को बचाने की कोशिश करते हुए गद्दे पर गिर पड़ी और दर्द की एक तीव्र लहर उसके शरीर में दौड़ गई। विक्रम दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाया कि तुमने आज मेरी नाक कटवा दी और उन लोगों के सामने मुझे एक लाचार पति साबित कर दिया जो अपनी पत्नी से घर का काम भी ठीक से नहीं करवा सकता। आरोही दर्द से कराह रही थी और उसने अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन विक्रम को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसने चेतावनी दी कि अगर कल सुबह तक घर की एक एक चीज अपनी जगह पर नहीं मिली तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगा, और फिर दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी आरोही की सांसें उखड़ रही थीं और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, क्योंकि पेट का दर्द अब असहनीय हो चुका था और उसे लग रहा था जैसे कोई चाकू उसके गर्भ को काट रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी साड़ी गीली हो रही है, और जब उसने हाथ लगाकर देखा तो उसे खून का आभास हुआ, जिससे उसका दिल दहशत से भर गया। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक मां का सबसे बड़ा डर था कि कहीं वह अपने बच्चे को खो न दे, जिसे उसने इन नर्क जैसे हालातों में भी सुरक्षित रखने का वादा किया था। उसने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी और वह वापस गिर पड़ी, जिसके कारण उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत थी और वह जानती थी कि इस समय उसकी मदद केवल विक्रम ही कर सकता है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंची और उस पर अपनी कमजोर मुट्ठियों से वार करना शुरू किया ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और रोने के बाद अंततः बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और आरोही के मन में एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद मानवता अभी भी बाकी है। दरवाजा खुला और सामने सावित्री खड़ी थी, जिसके चेहरे पर नींद खराब होने की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी, और उसने आरोही को जमीन पर पड़े देखकर नाक सिकोड़ी। आरोही ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मांझी, मुझे अस्पताल ले चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और खून बह रहा है, मेरा बच्चा खतरे में है। सावित्री ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि इतनी रात को ड्रामा मत करो, और ये है सब कामचोरी के बहाने हैं ताकि सुबह तुम्हें काम न करना पड़े। उसने कहा कि हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करते हुए बच्चे पैदा कर लेती थीं, और तुम्हें थोड़ी सी खरोंच भी लग जाए तो अस्पताल भागने की सूझती है, जबकि हम वैसे ही पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। आरोही ने सावित्री के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा कि चुपचाप सो जाओ, और अगर विक्रम की नींद खराब हुई तो वह सच में तुम्हें मार डालेगा। सावित्री के जाने के बाद आरोही को समझ आ गया कि इस घर में उसके और उसके बच्चे के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और अगर वह यहां रही तो आज रात वह अपने बच्चे को खो देगी। दर्द के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन इसी दर्द ने उसके अंदर सोई हुई शेरनी को जगा दिया था, जो अब तक शांत थी। उसने महसूस किया कि अब याचना करने का समय समाप्त हो चुका है और अब समय है कि वह अपने और अपने बच्चे के लिए लड़े। उसने अपने कांपते हाथों से फिर से वह पुराना फोन निकाला जिसे उसने छिपाकर रखा था, और इस बार उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने खन्ना जी का नंबर मिलाया और जैसे ही फोन उठा, उसने केवल इतना कहा कि मुझे अभी इसी वक्त यहां से ले जाइए, वरना मैं नहीं बचूंगी। दूसरी तरफ खन्ना जी की घबराई हुई आवाज आई कि वे जीपीएस लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच रहे हैं, और उन्होंने उसे हिम्मत न हारने के लिए कहा। आरोही ने फोन बंद कर दिया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया, क्योंकि अब हर एक सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का फासला था। बाहर बारिश अब एक तूफान का रूप ले चुकी थी और हवा की तेज आवाजें खिड़कियों से टकरा रही थीं, जो आरोही के मन में चल रहे उथल पुथल का प्रतीक थीं। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक दृढ़ निश्चय के साथ उठने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि गाड़ी बाहर मुख्य द्वार पर आएगी और उसे वहां तक खुद चलकर जाना होगा। उसने अपने कमरे की खिड़की की कुंडी खोली, जो जंग लगने के कारण जाम हो गई थी, और उसे खोलने में उसकी उंगलियां छिल गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा और बारिश की बौछारें अंदर आईं, जिन्होंने उसके पसीने से तर बदन को भिगो दिया और उसे ठंडक का एहसास कराया। खिड़की जमीन से बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी हालत में उसे पार करना माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। उसने पहले अपना एक पैर बाहर निकाला
और फिर बहुत सावधानी से अपने पेट को बचाते हुए दूसरा पैर बाहर रखा और गीली मिट्टी में कूद गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे प्रकृति उसके आंसुओं को धोने की कोशिश कर रही हो और उसे अपनी नई यात्रा के लिए तैयार कर रही हो। आरोही घर के पिछवाड़े से होते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ी और कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की जिजीविषा उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वह गेट के पास पहुंची तो उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड अपने केबिन में सो रहा है, जो उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। उसने धीरे से छोटा गेट खोला और सड़क पर आ गई, जहां सन्नाटा था और केवल बारिश की आवाज गूंज रही थी। तभी दूर से दो तेज हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आई और एक बड़ी काली एसयूवी उसके ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी से तुरंत 3 लोग उतरे, जिनमें एक वृद्ध व्यक्ति थे जो खन्ना जी थे और उनके साथ 2 हट्टे-कट्टे अंगरक्षक थे। खन्ना जी ने आरोही की हालत देखकर अपनी छाती पीट ली और दौड़कर उसे संभाला, इससे पहले कि वह सड़क पर गिर पड़ती। उन्होंने रोते हुए कहा कि बिटिया रानी, ये क्या हालत बना ली आपने, और तुरंत उसे गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत अलग था, जहां एयर कंडीशनर की हल्की ठंडक थी और मखमली सीटें थीं, जो आरोही को याद दिला रही थी कि वह असल में कौन है। खन्ना जी ने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा कि सबसे नजदीकी और सबसे अच्छे अस्पताल चलो और डॉक्टर को पहले ही सूचित कर दो कि आपातकालीन स्थिति है। आरोही ने खन्ना जी का हाथ पकड़ लिया और बहुत कमजोर आवाज में कहा कि काका, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खन्ना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आश्वासन दिया कि अब आप सिंघानिया परिवार की सुरक्षा में हैं और यमराज भी आपके बच्चे को छू नहीं सकते। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और उस नर्क रूपी घर को पीछे छोड़ दिया, जहां आरोही ने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे महीने बिताए थे। आरोही ने खिड़की से बाहर देखा और उस घर को ओझल होते हुए देखा और मन ही मन कसम खाई कि अगली बार जब वह परताए और खाई के घर के देखा इस घर में आएगी तो वह एक लाचार बहू बनकर नहीं, बल्कि इस शहर की सबसे ताकतवर औरत बनकर आएगी, जो इन लोगों का सर्वनाश कर देगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक टीम स्ट्रेचर लेकर तैयार खड़ी थी और उन्होंने तुरंत आरोही को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। आरोही की चेतना अब धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और उसे केवल सफेद रोशनी और डॉक्टरों की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद होने से पहले उसने खन्ना जी को यह कहते हुए सुना कि चाहे जो हो जाए, विक्रम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि आरोही कहाँ है। उसके बाद सब कुछ काला हो गया और वह एक गहरी नींद में चली गई, जहां कोई दर्द नहीं था। बाहर खन्ना जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे और उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। वे सोच रहे थे कि स्वर्गीय साहब ने अपनी बेटी को फूल की तरह पाला था और उस विक्रम नाम के जानवर ने उसे क्या बना दिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और तय कर लिया कि अब वे अपनी मालकिन को कभी भी उस दरिंदे के पास वापस नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। अगली सुबह जब विक्रम सोकर उठा तो उसे घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई और उसे अपनी सुबह की चाय न मिलने पर गुस्सा आने लगा। वह चिल्लाते हुए बाहर आया और आरोही को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद वह बाजार गई होगी या कहीं एसएस ऑन न्यूजीलैंड। जब विक्रम सोकर उठा को शांति, जब वह गारोही छिपकर बैठी होगी, इसलिए उसने सावित्री को जगाया। सावित्री भी बड़बड़ाती हुई उठी और आरोही के कमरे की तरफ गई, लेकिन वहां दरवाजा खुला था और खिड़की भी खुली थी और फर्श पर बारिश का पानी फैला हुआ था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो खिड़की के पास और गद्दे पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जिसे देखकर सावित्री एक पल के लिए घबरा गई। विक्रम ने पूरा घर छान मारा, लेकिन आरोही का कहीं पता नहीं था। उसे चिंता आरोही की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि अगर पुलिस को पता चला तो वे उसे परेशान करेंगे। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और आसपास पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आरोही को नहीं देखा था। विक्रम ने अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि आरोही भाग गई है या शायद मर गई है, और उसने राहत की सांस ली कि चलो एक मुसीबत टली। उसे लगा कि अब वह अपनी प्रेमिका निशा से खुलकर मिल सकता है और उसे घर ला सकता है, क्योंकि आरोही अब उसके रास्ते का कांटा नहीं रही। उसने सावित्री से कहा कि हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, बल्कि कह देंगे कि वह अपने मायके गई है
और वापस नहीं आई। सावित्री भी खुश थी कि अब उसे एक अमीर बहू मिलेगी जो दहेज लाएगी और उसकी सेवा करेगी। वे दोनों अपनी ही दुनिया में खुश थे और इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने अभी अभी अपनी बर्बादी की दास्तान लिख दी है। उधर शहर के सबसे महंगे निजी अस्पताल के वीआईपी स्वीट में आरोही की आंखें खुलीं। कमरे में फूलों की खुशबू थी और मशीनों की बीप की आवाज बहुत धीमी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि बच्चा सुरक्षित है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तभी खन्ना जी कमरे में आए और उन्होंने डॉक्टर को इशारा किया, जो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। खन्ना जी ने आरोही के पास आकर कहा कि बधाई हो बिटिया रानी, आप और आपका बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन डॉक्टर ने आपको पूर्ण आराम की सलाह दी है। आरोही ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वह उठ नहीं पाई। उसने खन्ना जी से पूछा कि क्या विक्रम को पता चला, तो खन्ना जी ने सिर हिलाया और कहा कि हमने पूरी सावधानी बरती है और दुनिया की नजरों में आरोही गायब हो चुकी है। आरोही की आंखों में एक नई चमक आ गई और उसने कहा कि काका, आरोही मर चुकी है। वह कमजोर, लाचार और बेचारी आरोही कल रात उस बारिश में मर गई। अब जो जिंदा है वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज की वारिस है। उसने खन्ना जी को आदेश दिया कि मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है और मुझे कंपनी की फाइलों की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता चला है कि विक्रम हमारी कंपनी के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। अगले एक हफ्ते तक आरोही का इलाज बहुत तेजी से चला और उसे सर्वोत्तम पोषण और दवाइयां दी गईं, जिससे उसकी सेहत में जादुई सुधार हुआ। उसके चेहरे की रंगत वापस आने लगी और आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए। इस दौरान उसने अस्पताल के बिस्तर से ही अपनी कंपनी का काम संभालना शुरू कर दिया। उसने खन्ना जी के माध्यम से अपनी वापसी की योजना बनाई और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। उसने अपने वकीलों को तैयार किया और अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी बारी फूर के अपने वापसी बैठक की तरफ से अभी लोग अनाई और अपनी बारी वारा समझ पर प्रेगनेंसी की खबर बाहर न जाए, और उसने ऐसे कपड़े डिजाइन करवाए जो उसके पेट को छिपा सकें और उसे एक शक्तिशाली कॉरपोरेट लुक दे सकें। वह घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपने हाव भाव और बोलने के तरीके का अभ्यास करती थी, ताकि उसमें से वह सहमी हुई गृहिणी पूरी तरह मिट जाए। उधर विक्रम की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि लेनदार अब उसके घर तक आने लगे थे और उसे धमकियां दे रहे थे। उसकी प्रेमिका निशा ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह उसे महंगे उपहार नहीं दे पा रहा था। विक्रम के पास अब एक ही उम्मीद बची थी और वह थी सिंघानिया ग्रुप के साथ पार्टनरशिप। उसे खबर मिली थी कि सिंघानिया ग्रुप की नई चेयरपर्सन शहर में आ चुकी हैं और वे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही हैं। विक्रम ने अपनी मां के गहने गिरवी रखकर एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करवाई और सबसे महंगे डिजाइनर सूट खरीदे, ताकि वह अपनी अमीरी का दिखावा कर सके। वह हर दिन ऑफिस में फोन करता और मिलने का समय मांगता, लेकिन उसे हर बार टाल दिया जाता। उसे नहीं पता था कि यह इंतजार जानबूझकर करवाया जा रहा है, ताकि उसकी बेचैनी और बढ़े। आरोही अब पूरी तरह तैयार थी और उसने अस्पताल से छुट्टी ले ली थी। वह सिंघानिया मेंशन में रहने चली गई, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में था और जिसे सालों से बंद रखा गया था। घर में नौकरों की फौज थी जो उसके इशारे पर काम करती थी और उसे वह सम्मान मिल रहा था जिसकी वह हकदार थी। उसने अपने बालों का स्टाइल बदल लिया था और अब वह एक सीधी सादी लड़की नहीं, बल्कि एक आधुनिक और आत्मविश्वास से भरी महिला लग रही थी। उसने खन्ना जी को बुलाया और कहा कि विक्रम को कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट दे दीजिए। खन्ना जी मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत व्यवस्था कर दी। आरोही अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और खिड़की से बाहर शहर के नज़ारे को देखने लगी। वह जानती थी कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। अगली सुबह विक्रम बहुत खुश था, क्योंकि उसे आखिरकार अपॉइंटमेंट मिल गया था। वह समय से आधा घंटा पहले ही सिंघानिया टॉवर पहुंच गया, जो कांच और स्टील से बनी एक गगनचुंबी इमारत थी। उसे रिसेप्शन पर बैठाया गया, जहां उसने देखा कि वहां का माहौल कितना तहा पेशेवर और भव्य है। उसे अपनी छोटी सी कंपनी पर शर्म आने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि आज के बाद उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया, जो बहुत विशाल था, और वहां एक लंबी मेज थी। विक्रम वहां बैठकर अपने हाथों को मल रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। उसे बताया गया कि मैडम बस कुछ ही देर में आ रही हैं।
विक्रम ने मन ही मन रिहर्सल की कि वह कैसे मैडम को इम्प्रेस करेगा और अपनी झूठी सफलता की कहानियां सुनाएगा। ठीक 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और सुरक्षा गार्डों ने रास्ता बनाया। विक्रम सम्मान में खड़ा हो गया और उसने अपने कोट के बटन बंद किए। उसने कदमों की आवाज सुनी जो बहुत सधी हुई और प्रभावशाली थी। पहले खन्ना जी अंदर आए और उन्होंने घोषणा की कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन पधार रही हैं। विक्रम ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर देखा। एक महिला ने अंदर प्रवेश किया जिसने एक गहरा नीला बिजनेस सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा था। उसके चलने के अंदाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। जैसे ही वह बड़ी अंदर बात करेगा, इस सब दार गरा है। मेज के पास पहुंची, उसने अपना चश्मा उतारा और विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई और उसका खून जैसे जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह अपनी ही पत्नी को अपने सामने देश की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन के रूप में देख रहा था, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही घर से निकाला था। आरोही ने विक्रम के चेहरे पर आए हुए रंगों को बदलते हुए देखा और उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वह शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने विक्रम की तरफ इशारा किया कि वह भी बैठ जाए। विक्रम के पैर कांप रहे थे और वह धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि यह वही आरोही है। उसने हकलाते हुए कहा, आरोही तुम यहां। आरोही ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, मिस्टर विक्रम, आप शायद गलती कर रहे हैं। मैं सिंघानिया ग्रुप की चेयरपर्सन आरोही सिंघानिया हूं और मुझे बताया गया है कि आप यहां भीख, माफ कीजिए, निवेश मांगने आए हैं। उसकी आवाज में इतना अधिकार और शीतलता थी कि विक्रम को पसीना आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। आरोही ने फाइल खोली और बिना विक्रम की तरफ देखे कहा, तो मिस्टर विक्रम, आपके पास 5 मिनट है। मुझे बताइए कि मुझे आपकी डूबती हुई कंपनी में अपना पैसा क्यों बर्बाद करना चाहिए। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो महिला बैठी है वह वही आरोही है जिसे उसने और उसकी मां ने महीनों तक पैरों की जूती समझा था। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल गूंज रहे थे कि आको से दिमाग बाता है और आको इलाम के बारे में और इसी अपनी सामने फरा जानता है। क्या यह कोई हमशक्ल है या वह कोई बुरा सपना देख रहा है, क्योंकि जिस आरोही को वह जानता था वह सिर झुकाकर चलने वाली और डरने वाली लड़की थी। लेकिन इस महिला की आंखों में जो चमक और कठोरता थी वह किसी महारानी से कम नहीं थी और उसका पूरा व्यक्तित्व शक्ति और अधिकार से परिपूर्ण था जो विक्रम को डरा रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम का तापमान आरामदायक था, लेकिन विक्रम के माथे से पसीने की धाराएं बह रही थीं और उसका गला इतना सूख गया था कि उसे शब्द निकालने में भी कठिनाई हो रही थी। आरोही ने अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की थाप दी, जो उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी, और उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए विक्रम की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। खन्ना जी ने विक्रम की चुप्पी को तोड़ते हुए कड़े शब्दों में कहा कि मिस्टर विक्रम, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, इसलिए अगर आप अपनी प्रस्तुति देने में सक्षम नहीं हैं तो आप अभी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मैडम का समय बहुत कीमती है। विक्रम ने हड़बड़ाकर अपनी फाइल खोली, लेकिन उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि कुछ कागज टेबल से नीचे गिर गए और जब वह उन्हें उठाने के लिए झुका तो उसे अपनी लाचारी का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने आरोही को जमीन पर गिराया था और आज वह खुद उसके सामने जमीन पर रेंग रहा था, जैसे कि नियति ने अपना खेल खेल दिया हो। उसने किसी तरह कागजों को समेटा और खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजरें आरोही से मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह पत्थर न बन जाए। उसने हकलाते हुए बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कमरे में बैठे अन्य अधिकारियों को कान लगाने पड़े। आरोही ने उसे बीच में ही रोक दिया और अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे खिसकाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि मिस्टर विक्रम, मुझे आपकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी लग रही है, जो एक डूबती हुई कंपनी के मालिक के लिए सामान्य बात है। उसने आगे कहा कि मैंने आपकी कंपनी की बैलेंस शीट देखी है और वह उतनी ही दयनीय है जितनी कि आपकी यह प्रस्तुति है। तो मुझे कोई एक ठोस कारण बताइए कि मैं अपना पैसा आप पर क्यों लगाऊं। विक्रम ने अपनी सूखी जीभ अपने होठों पर फेरी और साहस जुटाकर कहा कि आरोही, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो।
मैं विक्रम हूं, तुम्हारा पति, और हम इस तरह अजनबियों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? कमरे में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन आरोही के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह पत्थर की मूर्ति की तरह शांत बनी रही। उसने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में जवाब दिया कि मिस्टर विक्रम, मुझे लगता है कि आप तनाव के कारण भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम आरोही सिंघानिया है और मेरा विवाह या व्यक्तिगत जीवन मेरे व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। उसने चेतावनी भरे स्वर और आपी का भीजा के बारे हैं और बर्फीली का रोड का प्रभार के श्वास इंकस्तार बारकर का उसकी बारे हबी नहीं बढ़ा दे हैं। मैं कहा कि अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई अनौपचारिक संबंध जोड़ने की कोशिश की तो मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी और आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। विक्रम का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने आरोही की आंखों में जो अजनबियत देखी वह देख रहे इतनी सच्ची थी कि उसे खुद पर ही संदेह होने लगा कि क्या वह सच में पागल हो गया है। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि शायद उससे गलती हो गई है, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी दिखती हैं जो अब मेरे साथ नहीं है। आरोही ने मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कान दी, क्योंकि उसने विक्रम को उस स्थिति में ला दिया था जहां वह अपनी ही इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, और यही उसकी सजा की शुरुआत थी। उसने विक्रम को अपनी प्रस्तुति जारी रखने का संकेत दिया और विक्रम ने एक तोते की तरह रटी हुई बातें बोलनी शुरू कीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार आरोही के चेहरे पर जा रहा था। वह देख रहा था कि आरोही किस तरह एक पेन को घुमा रही है, और उसकी हर अदा वही थी जो उसने अपनी पत्नी में देखी थी, लेकिन यह रूप इतना भव्य था कि वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आरोही बीच बीच में उसे कठिन सवाल पूछकर परेशान कर रही थी और उसके हर गलत जवाब पर उसे अपमानित कर रही थी, जैसे कि वह कोई स्कूल का नालायक छात्र हो। विक्रम को अपने जीवन में इतना अपमान कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन वह चुपचाप सब सह रहा था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद आरोही ने फाइल को बंद किया और मेज पर फेंक दिया, जिससे विक्रम का दिल दहल गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका प्रस्ताव खारिज हो गया है। आरोही ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा कि मिस्टर विक्रम, आपका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से कचरा है और आपकी प्रबंधन क्षमता शून्य है, लेकिन मुझे जोखिम उठाना पसंद है। उसने कहा कि मैं आपकी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो बहुत सख्त हैं, और अगर आप उनसे एक कदम भी पीछे हटे तो मैं आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर लूंगी। विक्रम की आंखों में चमक आ गई और उसने बिना शर्तें सुने ही हां कर दी, क्योंकि उसे लगा कि वह किसी तरह आरोही को बाद में मना लेगा। आरोही ने एक अनुबंध पत्र उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि इसमें लिखा है कि अगले 6 महीनों तक आपकी कंपनी के हर निर्णय में मेरा अंतिम हस्ताक्षर होगा और आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। विक्रम ने कांपते हाथों से उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे यह आभास भी नहीं हुआ कि उसने अपनी और अपनी कंपनी की गुलामी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। आरोही ने हस्ताक्षर होते ही उसे जाने का इशारा किया और कहा कि अब आप जा सकते हैं और अगली बैठक के लिए आपको मेरे सहायक सूचित कर देंगे। विक्रम लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और जैसे ही वह लिफ्ट में पहुंचा, उसका सिर घूमने लगा और उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए कि उसे निवेश मिल गया या उसे डरना चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति से हुआ है। उसका दिमाग बार बार आरोही की उस ठंडी हंसी की ओर जा रहा था जो उसके कानों में गूंज रही थी और उसे अंदर तक कंपा रही थी। वह लिफ्ट से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ देर तक स्टीयरिंग व्हील को पकड़े रहा ताकि अपने कांपते हाथों को रोक सके। गाड़ी चलाते समय विक्रम का दिमाग केवल एक ही दिशा में दौड़ रहा था कि उसे अपनी मां सावित्री को यह सब बताना होगा, क्योंकि शायद वह इस पहेली को सुलझा सके। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और वाइपर की आवाज विक्रम की घबराहट को और बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे वह रात याद आ रही थी जब आरोही घर से गायब हुई थी। उसे लगा कि क्या आरोही ने कोई नाटक किया था, या सच में वह किसी अमीर घर की बेटी थी जिसने उनसे झूठ बोला था। लेकिन अगर वह इतनी अमीर थी तो उसने उन लोगों के जुल्म क्यों सहे और उसने कभी पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? यह सवाल उसे पागल कर रहा था। घर पहुंचकर उसने गाड़ी को ठीक से पार्क भी नहीं किया और सीधे अंदर भागा, जहां सावित्री उसका इंतजार कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि बेटा अच्छी खबर लेकर आएगा। सावित्री ने विक्रम का पीला पड़ा चेहरा और पसीने से भीगे कपड़े देखकर पूछा कि क्या हुआ बेटा,
क्या उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया या कोई और मुसीबत आ गई है? विक्रम ने सोफे पर गिरते हुए कहा कि माँ, वहां पैसे तो मिल गए, लेकिन जो मैंने देखा वह तुम विश्वास नहीं करोगी। उसने पानी का गिलास एक ही सांस में खाली किया और कहा कि माँ, वह सिंघानिया ग्रुप की मालकिन कोई और नहीं बल्कि आरोही है। सावित्री की हंसी छूट गई और उसने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। वह 2 टके की नौकरानी इतनी बड़ी मालकिन कैसे बन सकती है? वह तो मर चुकी होगी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा कि नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ आरोही जैसा है, बस उसके कपड़े और तेवर बदल गए हैं। सावित्री का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने विक्रम की आंखों में सच्चा डर देखा था और वह जानती थी कि उसका बेटा इतनी आसानी से नहीं डरता। उसने विक्रम के पास बैठकर पूछा कि क्या उसने तुझे पहचाना या उसने कुछ कहा जो साबित करे कि वह हमारी बहू है। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा कि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका नाम आरोही सिंघानिया है और अगर मैंने दोबारा बकवास की तो वह मुझे बर्बाद कर देगी। सावित्री सोच में पड़ गई और उसकी शातिर बुद्धि चलने लगी कि अगर वह सच में आरोही है तो यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है। उसने सोचा कि अगर वे साबित कर दें कि वह विक्रम की पत्नी है तो वे उसकी आधी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं और उन्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर ऑफिस में आरोही अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर शहर को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दर्द था। खन्ना जी ने उसके पास आकर कहा कि बिटिया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस दुष्ट के साथ समझौता करके आप खतरा मोल ले रही हैं? आरोही ने मुड़कर कहा कि काका, शिकार को मारने का मजा तब है जब उसे पहले दौड़ाया जाए और उसे उम्मीद दी जाए कि वह बच सकता है। उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि विक्रम और उसकी मांग को लगे कि वे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं और जब वे लालच में अंधे होकर ऊपर चढ़ेंगे तब मैं उन्हें नीचे गिराऊंगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा कि मेरे बच्चे ने जो दर्द सहा है उसका हिसाब उन्हें देना होगा और यह तो बस शुरुआत है। आरोही ने खन्ना जी से पूछा कि क्या उन्होंने विक्रम के घर की जासूसी का इंतजाम कर दिया है जैसा उसने कहा था? खन्ना जी ने पुष्टि की और कहा कि हमने उनके घर के नौकरों को खरीद लिया है और अब वहां की हर एक खबर हमें मिलती रहेगी। आरोही ने सिर हिलाया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और उसने विक्रम द्वारा साइन किए गए अनुबंध को उठाया। उसने सोचा कि अब विक्रम उसका कर्मचारी है और वह उसे ऐसे कामों में लगाएगी जिससे उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। उसने योजना बनाई कि वह विक्रम को असंभव समय सीमा देगी और उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वह जानती थी कि सावित्री चुप नहीं बैठेगी और जरूर कोई चाल चलेगी, इसीलिए आरोही भी अपनी अगली चाल के लिए तैयार थी। शाम को घर पर सावित्री और विक्रम ने एक लंबी चर्चा की और सावित्री ने विक्रम को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे खेल खेलना चाहिए। सावित्री ने कहा कि कल मैं खुद तेरे ऑफिस आऊंगी और उस औरत को देखूंगी, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत की असलियत पहचान सकती है। उसने विक्रम से कहा कि तू उसके साथ अच्छा व्यवहार कर और कोशिश कर कि उसका विश्वास जीत सके, क्योंकि अगर वह आरोही है तो उसके दिल में तेरे लिए कहीं न कहीं प्यार जरूर होगा। विक्रम को यह विचार पसंद आया और उसे लगा कि वह अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके आरोही को फिर से अपने जाल में फंसा सकता है। वे दोनों मूर्ख यह नहीं जानते थे कि वे जिस शेरनी को फंसाने की योजना बना रहे हैं वह पिंजरा तोड़ चुकी है और अब वह शिकारी है। अगले दिन सुबह आरोही अपने ऑफिस में बैठी थी जब रिसेप्शन से फोन आया कि मिस्टर विक्रम अपनी मां के साथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आरोही के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि सावित्री जरूर आएगी अपनी तसल्ली करने के लिए। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उन्हें 15 मिनट इंतजार करवाओ और फिर अंदर भेजो। उसने अपनी मेज पर कुछ पुरानी फाइलें फैला दीं और व्यस्त होने का नाटक करने लगी। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला और सावित्री ने अंदर कदम रखा और उसकी नजरें सीधे आरोही के चेहरे पर गड़ी थीं। आरोही ने सिर नहीं उठाया और फाइल पढ़ती रही, जिससे सावित्री का गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि उसे इंतजार करने की आदत नहीं थी। सावित्री ने बनावटी खांसी की ताकि आरोही का ध्यान आकर्षित कर सके और आरोही ने बहुत धीरे से सिर उठाया और अपना काला चश्मा उतारकर मेज पर रखा। सावित्री की सांसें थम गईं, क्योंकि सामने बैठी महिला की शक्ल सूरत बिल्कुल उसकी बहू जैसी थी, लेकिन
उसकी त्वचा चमक रही थी और उसने जो हीरे के गहने पहने थे वे सावित्री की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा महंगे थे। आरोही ने बहुत ही ठंडे स्वर में पूछा कि मिसेज सावित्री, क्या मैं जान सकती हूं कि आप मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के क्या कर रही हैं? सावित्री ने खुद को संभाला और मीठी आवाज में कहा कि मैं तो बस अपनी बेटे के बिजनेस पार्टनर से मिलने आई थी और आपको आशीर्वाद देने आई थी। आरोही ने मन ही मन सोचा कि यह वही जुबान है जिससे केवल जहर निकलता था और आज यह शहद उगल रही है। आरोही ने अपनी कुर्सी से उठकर सावित्री के पास गई और इतनी करीब खड़ी हो गई कि सावित्री को पीछे हट जाना पड़ा। उसने कहा कि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि आप मेरे ऑफिस से बाहर रहें, क्योंकि यहां काम होता है, पारिवारिक नाटक नहीं। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और उसे वहां वही नफरत दिखाई दी जो आरोही की आंखों में उस आखिरी रात थी। सावित्री को यकीन हो गया कि यह आरोही ही है, लेकिन उसने नाटक जारी रखा और कहा कि बेटी, तुम इतनी कठोर क्यों हो रही हो? आरोही ने सुरक्षा गार्ड को बुलाया और कहा कि इन महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखाओ और ध्यान रखना कि ये दोबारा अंदर न आ सकें। सावित्री अपमान से लाल होकर बाहर निकली और विक्रम भी उसके पीछे सिर झुकाकर चला गया। बाहर आकर सावित्री ने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, यह आरोही ही है और यह हमसे बदला लेने आई है। विक्रम ने घबराकर पूछा कि अब हम क्या करेंगे, तो सावित्री ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि हम उसे ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि वह अब एक मशहूर के बाद बेटा बदला के बाद आए कि कैसे बदला के बाद आए हंसती है और वह कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पुरानी जिंदगी का सच दुनिया के सामने आए। उन्होंने तय किया कि वे आरोही के अतीत के सबूत इकट्ठा करेंगे और उसे धमकी देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आरोही ने उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वे जितना हाथ पैर मारेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। आरोही ने अपने केबिन से उन्हें जाते हुए देखा और अपने वकील को फोन लगाया और कहा कि प्रोजेक्ट प्रतिशोध का अगला चरण शुरू किया जाए। अगले कुछ दिनों में विक्रम की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि वह अब अपनी ही कंपनी का मालिक होकर भी एक गुलाम की तरह काम करने के लिए मजबूर हो गया था। आरोही ने उसे ऐसे असंभव लक्ष्य दिए थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसे दिन रात एक करना पड़ रहा था और उसे सोने तक का समय नहीं मिल रहा था। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक फाइलों में सिर खपाए रहता, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने एक भी गलती की तो आरोही अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसकी कंपनी का अधिग्रहण कर लेगी। उसके घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सावित्री अब उसे हर समय ताने देती रहती थी कि वह एक औरत को संभाल नहीं पा रहा है, जबकि वह खुद भी आरोही के सामने जाने से डरती थी। विक्रम का अहंकार हर पल चोटिल हो रहा था, क्योंकि उसे उन कर्मचारियों के सामने झुकना पड़ता था जो कल तक उसकी आवाज सुनकर कांपते थे, लेकिन अब वे आरोही के आदेशों का पालन कर रहे थे। आरोही अपने वातानुकूलित केबिन में बैठकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विक्रम को पसीना बहाते हुए देखती थी और उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती थी जो उसके पुराने जख्मों पर मरहम का काम करती थी। उसने जानबूझकर विक्रम को एक ऐसे पुराने गोदाम के नवीनीकरण का काम सौंपा था जो शहर के बाहर एक धूल भरे इलाके में स्थित था और जिसकी हालत बहुत जर्जर थी। उसने शर्त रखी थी कि विक्रम को वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर काम करवाना होगा और हर घंटे की रिपोर्ट भेजनी होगी, जिससे विक्रम को उस धूप और धूल में खड़ा रहना पड़ता था। ये बनते हैं दोनों ने काम कर देखा। वही विक्रम था जो कभी अपनी कार से बाहर नहीं निकलता था अगर तापमान उसके अनुकूल न हो, लेकिन आज वह मजदूरों के बीच खड़ा होकर चिल्ला रहा था और पसीना पोंछ रहा था। आरोही को याद आया कि कैसे उसे भरी दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेजा जाता था और उसे पानी पीने की भी इजाजत नहीं होती थी। एक दिन आरोही अचानक उस गोदाम का निरीक्षण करने पहुंच गई और उसकी बड़ी गाड़ी को देखकर वहां काम कर रहे मजदूरों ने काम रोक दिया और सम्मान में खड़े हो गए। विक्रम, जो सीमेंट की बोरियों का हिसाब लगा रहा था, हड़बड़ाकर उसकी तरफ दौड़ा और उसके कपड़ों पर धूल लगी थी और बाल बिखरे हुए थे, जो उसकी हमेशा की टिपटॉप छवि के बिल्कुल विपरीत था। आरोही ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए चारों ओर देखा और चेहरे पर घृणा का भाव लाया, जैसे उसे वहां की हवा से भी एलर्जी हो रही हो। उसने विक्रम की तरफ देखे बिना कहा कि काम की गति बहुत धीमी है और अगर इसी रफ्तार से काम चला तो हम समय सीमा चूक जाएंगे और उसका हर्जाना आपको भरना होगा। विक्रम ने सफाई देने की कोशिश की कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं
और सामग्री महंगी है, लेकिन आरोही ने उसकी बात काट दी। आरोही ने बहुत सख्ती से कहा कि मुझे बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर विक्रम, क्योंकि व्यापार परिणामों से चलता है, प्रयासों से नहीं, और आपको यह समझना होगा। उसने निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो रात की पाली में भी काम करवाया जाए, और इसका जो भी अतिरिक्त खर्चा होगा वह विक्रम को अपनी जेब से देना होगा, क्योंकि अनुबंध में स्पष्ट लिखा है कि बजट से ऊपर का खर्चा ठेकेदार का होगा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसके पास पहले ही पैसे नहीं थे और वह पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसने दबी आवाज में विरोध किया कि यह अन्याय है, लेकिन आरोही ने उसे वह क्लॉज याद दिलाया जिस पर उसने बिना पढ़े हस्ताक्षर किए थे। यह विक्रम के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि उसे अब यह काम पूरा करने के लिए बाजार से और पैसा उठाना पड़ने वाला था। जब आरोही वहां से जाने लगी तो विक्रम ने हताशा में उसका रास्ता रोक लिया, और उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे। उसने कहा कि आरोही, तुम जानती हो कि यह सब तुम बदला लेने के लिए कर रही हो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। आरोही ने अपना काला चश्मा उतारा और उसकी आंखों में देखा, जहां भावनाओं का कोई नामोनिशान नहीं था, बल्कि एक गहरा शून्य था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मिस्टर विक्रम, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं और लगता है कि आपको अदालती कार्रवाई का बहुत शौक है। उसने आगे कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपकी पत्नी हूं, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार आपकी पत्नी लापता है और शायद मर चुकी है। विक्रम निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसके पास वास्तव में कोई ठोस सबूत नहीं था, सिवाय उसकी याददाश्त के, और आरोही ने बहुत होशियारी से अपने पुराने सभी निशान मिटा दिए थे। आरोही ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसे परेशान किया या रास्ता रोका तो वह पुलिस बुलाने में संकोच नहीं करेगी और उसे छेड़छाड़ के आरोप में जेल भिजवा देगी। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था कि आरोही के पास अब जो पावर और पैसा है उससे वह उसे किसी भी झूठे केस में फंसा सकती है। आरोही अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई और गडना गाड़ी के पास खड़ेदा और गडना गाड़ी के पास जेल भिजवा देगी, काफी के साथ जेल भिजवा देगी। विक्रम धूल के गुबार में खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और अपनी मुट्ठी भींचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चक्रव्यूह से कैसे निकले, क्योंकि वह जितना हाथ पैर मार रहा था उतना ही ढंसता जा रहा था। शाम को जब विक्रम थका हारा घर पहुंचा तो उसने देखा कि सावित्री पूरे घर को सिर पर उठाए हुए है और पुराने संदूक और अलमारियां खोलकर बैठी है। पूरा कमरा पुराने कपड़ों और कागजों से भरा हुआ था और सावित्री की हालत किसी पागल औरत जैसी हो रही थी जो कचरे में हीरा ढूंढ रही हो। विक्रम ने झूंझलाकर पूछा कि मां, यह क्या तमाशा है? तो सावित्री ने एक पुरानी तस्वीर लहराते हुए कहा कि मिल गया बेटा, हमारे बचने का रास्ता मिल गया। वह तस्वीर उनकी शादी की एक धुंधली सी फोटो थी जिसमें आरोही का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वह घूंघट में थी, लेकिन उसकी आंखें पहचानी जा सकती थीं। सावित्री ने कहा कि हम इस फोटो को मीडिया में देंगे और बताएंगे कि देश की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन एक भगोड़ी पत्नी है। विक्रम को इस योजना में थोड़ा जोखिम लगा, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, इसलिए वह भी इस योजना में शामिल हो गया। उन्होंने तय किया कि वे सीधे मीडिया के पास नहीं जाएंगे, बल्कि पहले आरोही को यह तस्वीर दिखाकर डराएंगे और उससे पैसों की गरावी कारों की पूरी नहीं की मांग करेंगे। वे नहीं जानते थे कि उनके घर के हर कोने में आरोही के जासूस मौजूद हैं और उनकी यह सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। आरोही अपने घर पर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक खेल खेलने का उत्साह था। उसने खन्ना जी को फोन किया और कहा कि वे लोग जाल में फंस रहे हैं और अब हमें अपनी अगली चाल चलनी चाहिए ताकि उनका यह आखिरी हथियार भी बेकार हो जाए। आरोही ने अपनी कुर्सी घुमाई और खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देखा और अतीत की यादों में खो गई। जब उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, उसके पिता ने उसे सिखाया था कि व्यापार और युद्ध में ज्यादा फर्क नहीं होता और दुश्मन को हराने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देना चाहिए। विक्रम और सावित्री की सबसे बड़ी ताकत उनका बेशर्म अहंकार और लालच था और आरोही उसी का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही थी। उसने सोचा कि उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि क्या कोई उसे उसके पैसों के बिना प्यार कर सकता है।
वह एक साधारण जीवन जीना चाहती थी जहां रिश्तों की कद्र हो, लेकिन विक्रम ने उसके उस सपने को बहुत बेरहमी से कुचल दिया था। अगले दिन विक्रम बहुत आत्मविश्वास के साथ ऑफिस पहुंचा और उसकी चाल में कल जैसी घबराहट नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इक्का उसके हाथ में है। वह सीधे आरोही के केबिन में घुस गया और सुरक्षा गार्डों के रोकने की परवाह नहीं की, और मेज पर वह आरोही के बात कर दो सुरक्षा गार्डों के रोकने पुरानी तस्वीर पटक दी। उसने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा कि अब कहो मिसेज आरोही सिंघानिया, क्या यह भी झूठ है और क्या तुम इसे भी झुठला सकती हो? आरोही ने तस्वीर को देखा और फिर जोर से हंसने लगी, जिससे विक्रम और वहां मौजूद खन्ना जी दोनों चौंक गए। विक्रम को लगा था कि वह डर जाएगी, लेकिन उसकी हंसी ने विक्रम के आत्मविश्वास को डगमगा दिया। आरोही ने कहा कि विक्रम, तुम कितने भोले हो कि तुम्हें लगता है कि एक धुंधली सी तस्वीर मेरा साम्राज्य हिला सकती है। आरोही ने अपनी दराज से एक फाइल निकाली और विक्रम के सामने फेंक दी, जिसमें उस तस्वीर की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जो यह साबित करती थी कि तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोही ने झूठ बोला कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे ऐसी हरकत करेंगे, इसलिए उसने अपने विशेषज्ञों से तैयार करवा लिया था कि कैसे किसी भी सबूत को फर्जी साबित किया जाए। उसने विक्रम को धमकी दी कि अगर उसने यह तस्वीर लीक की तो वह उस पर मानहानि का दावा ठोकेगी जो करोड़ों में होगा, और विक्रम अपनी बची हुई जिंदगी जेल में सड़ाएगा। विक्रम का चेहरा फिर से उतर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आरोही हमेशा उससे 10 कदम आगे सोच रही है और वह उसके हर वार के लिए तैयार बैठी है। विक्रम ने घुटने टेक दिए और कहा कि आरोही, तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम हमें क्यों तड़पा रही हो? सीधे सीधे मार क्यों नहीं देती? आरोही ने कुर्सी से उठकर उसके पास आई और उसकी आंखों में देखकर कहा कि मौत बहुत आसान सजा है विक्रम, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुक्ति नहीं दूंगी। उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम उस हर एक पल को महसूस करो जो मैंने उस घर में महसूस किया था जब मैं भूख और दर्द से तड़प रही थी। उसने उसे आदेश दिया कि अब जाओ और उस गोदाम का काम पूरा करो, वरना कल तक तुम्हारी कंपनी नीलाम हो जाएगी। विक्रम अपमान का कड़वा घूंट पीकर वहां से चला गया और उसे लगा कि वह एक अंतहीन सुरंग में फंस गया है। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई, क्योंकि उसे परियोजना पूरी करने के लिए बाजार से भारी ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा। आरोही ने जानबूझकर भुगतानों में देरी की और गुणवत्ता जांच के नाम पर उसके बिल रोक दिए, जिससे विक्रम पर लेनदारों का दबाव बढ़ने लगा। सावित्री के गहने पहले ही बिक चुके थे और अब घर के कीमती सामान भी बिकने लगे थे। वह आलीशान घर, जो कभी उनकी शान हुआ करता था, अब खाली और भूतहा लगने लगा था। सावित्री अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रहती थी, जबकि विक्रम शराब के नशे में डूबने लगा था ताकि वह अपनी वास्तविकता से भाग सके। एक रात जब विक्रम नशे में धुत होकर घर आया तो उसने देखा कि घर के बाहर कुछ गुंडे खड़े हैं जो उसे पैसे वसूलने के लिए धमकाने आए थे। उन्होंने विक्रम के साथ मारपीट की और उसे सड़क पर गिरा दिया और धमकी दी कि अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो वे एक में ज्यादा जौने के उसका घर कब्जा लेंगे। विक्रम सड़क पर पड़ा हुआ खून थूक रहा था और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जो उसे उस रात की याद दिला रही थीं जब आरोही ने घर छोड़ा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दर्द क्या होता है और बेबसी किसे कहते हैं। आरोही अपनी कार में थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि यह उसके न्याय का हिस्सा था। आरोही को यह देखकर दुख भी हो रहा था कि एक इंसान इतना गिर सकता है, लेकिन उसे याद था कि दया करना अब कमजोरी होगी। उसने अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। उसे विक्रम को पूरी तरह से तोड़ना था ताकि वह भविष्य में किसी और महिला के साथ ऐसा करने की सोच भी न सके। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जो अब काफी बड़ा हो चुका था, और महसूस किया कि उसका बच्चा लात मार रहा है। उसने खुद से कहा कि यह सब उसके बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है और वह कोई गलती नहीं कर सकती। अगली सुबह आरोही ने एक नया फरमान जारी किया कि प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए एक भव्य पार्टी आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग आएंगे। उसने विक्रम को निर्देश दिया कि यह पार्टी उसकी कंपनी द्वारा आयोजित की जाएगी और इसका सारा खर्च उसे उठाना होगा। यह विक्रम की ताबूत में आखिरी कील थी, क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे और अब उसे लाखों की पार्टी देनी थी। उसने मना करने की कोशिश की,
लेकिन आरोही ने कहा कि यह उसके अनुबंध का हिस्सा है कि उसे ब्रांड प्रमोशन करना होगा। विक्रम के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपने घर के कागजात गिरवी रखने का फैसला किया, जो उसकी आखिरी संपत्ति थी। विक्रम ने सोचा कि शायद इस पार्टी में वह किसी बड़े निवेशक से मिल ले या आरोही का मूड ठीक हो जाए तो शायद उसकी जान बच जाए। वह नहीं जानता था कि यह पार्टी उसके सम्मान की अंतिम विदाई होगी और आरोही ने इस मंच को उसके सार्वजनिक विनाश के लिए चुना है। सावित्री ने भी अपनी पुरानी साड़ियां निकालकर पहननी शुरू कर दी, यह सोचकर कि शायद वहां उन्हें कोई पुराना दोस्त मिल जाए जो मदद कर सके। वे दोनों मूर्ख फिर से उम्मीद के जाल में फंस गए थे जो आरोही ने उनके लिए बुना था। पार्टी की तैयारी शुरू हो गई और शहर के सबसे महंगे होटल को बुक किया गया। निमंत्रण पत्र बांटे गए और मीडिया को बुलाया गया, क्योंकि आरोही चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे कि विक्रम और उसका परिवार असल में क्या है। उसने अपने वकीलों और पुलिस अधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा और एक विशेष वीडियो प्रस्तुति तैयार करवाई। खन्ना जी ने सब कुछ व्यवस्थित किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी गड़बड़ी न हो। आरोही ने अपने लिए एक विशेष गाउन चुना जो उसके मातृत्व को गरिमा के साथ प्रदर्शित करता था और उसे एक रानी का रूप देता था। पार्टी की रात आने से पहले विक्रम बहुत घबराया हुआ था और वह बार बार आईने में खुद को देख रहा था कि कहीं उसकी गरीबी उसके चेहरे से तो नहीं झलक रही। उसने किराए का सूट पहना और गाड़ी किराए पर ली ताकि वह अपना भ्रम बनाए रख सके। सावित्री भी तैयार हुई, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों गाड़ी में बैठकर होटल की ओर निकले, यह सोचते हुए कि शायद यह रात उनकी किस्मत बदल देगी। वे सही थे, किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। होटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा था और फ्लैश लाइट चमक रही थी। जब आरोही की लिमोजिन आई तो सभी कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए। वह गाड़ी से उतरी और उसने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। विक्रम और एहसास की कार सावित्री भीड़ में कहीं पीछे खड़े थे और उन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे, क्योंकि सुरक्षा गार्ड उन्हें पहचान नहीं रहे थे। यह उनके पतन की शुरुआत थी कि अपनी ही पार्टी में वे बेगाने हो गए थे। आरोही ने प्रवेश द्वार पर फीता काटा और अंदर प्रवेश किया, जहां उसका सिंहासन इंतजार कर रहा था। मीटर 86 प्लेस ओवर गान बेन होटल के विशाल बैंक्वेट हॉल में हजारों रोशनी से जगमगाता हुआ झूमर लगा था, जो किसी राजा के महल की याद दिला रहा था, और वहां मौजूद शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शैंपेन के गिलास लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विक्रम और सावित्री एक कोने, बाधास सावित्री एक बातें हैं और बाधास और प्रभावशाली लोग देखने को मिले में खड़े थे, और उनकी आंखें चौंधिया रही थीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी भव्यता नहीं देखी थी। हालांकि वे खुद को इस पार्टी का आयोजक बता रहे थे। विक्रम ने अपनी टाई को ठीक किया जो उसे थोड़ा कस रही थी, और उसने महसूस किया कि उसका दिल पसलियों से टकरा रहा है, क्योंकि वह जानता था कि यह रात उसके जीवन की दिशा तय करेगी। सावित्री ने अपनी पुरानी लेकिन सबसे भारी बनारसी साड़ी पहनी थी और वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी ताकि लोग उसे अमीर समझें, लेकिन उसकी आंखों में एक चोर जैसा डर छिपा था जो हर बार किसी के पास आने पर बढ़ जाता था। वेटर ट्रे लेकर घूम रहे थे, लेकिन विक्रम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ उठाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि हर कोई उसे घूर रहा है और जान गया है कि उसकी जेब खाली है। तभी संगीत की धुन बदल गई और हॉल में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई, क्योंकि मुख्य द्वार से आरोही ने प्रवेश किया, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, और उसके चलने में एक ऐसा राजसी अंदाज था जिसने सबकी सांसें थाम दी। उसने एक गहरा लाल गाउन पहना था जो उसके गर्भावस्था के उभार को बहुत ही खूबसूरती और गरिमा के साथ ढक रहा था, और उसके गले में हीरों का हार चमक रहा था जो शायद इस पूरे हॉल की कीमत से भी ज्यादा का होगा। विक्रम उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और एक पल के लिए भूल गया कि यह वही महिला है जिसे उसने घर से निकाला था, क्योंकि आज वह पहुंच से बहुत दूर लग रही थी। आरोही के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और वह मेहमानों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि उसके पीछे सुरक्षा गार्डों और सहायकों का एक दल चल रहा था। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश हो रहे थे और हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए उतावला हो रहा था,
जो विक्रम के जले पर नमक छिड़कने जैसा था, क्योंकि वह खुद को इस शो का स्टार समझ रहा था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि यह महिला उसकी पत्नी है और उसके पास उसे नियंत्रित करने की शक्ति है। इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपना हक जताना चाहिए। उसने सावित्री की तरफ देखा, जिसने उसे आंखों से इशारा किया कि जाओ और उससे बात करो, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारा उससे क्या रिश्ता है। विक्रम ने भीड़ को चीरते हुए आरोही की तरफ कदम बढ़ाया और उसके मन में एक योजना थी कि वह सबके सामने आरोही के साथ बहुत प्यार से पेश आएगा ताकि वह उसे मना न कर सके। जब वह आरोही के करीब पहुंचा तो सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया और विक्रम को पास आने दिया। विक्रम के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई और उसने ऊंची आवाज में कहा कि डार्लिंग, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और मुझे गर्व है कि तुमने हमारे लिए इतना शानदार आयोजन किया है। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और वहां छिपे डर और लालच को स्पष्ट रूप से पढ़ा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपनी मुस्कान को थोड़ा और रहस्यमयी बना लिया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मिस्टर विक्रम, आज की रात बहुत खास है, इसलिए अपनी आड़ करती है। सांसें बचाकर रखिए, क्योंकि आपको उनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। विक्रम को लगा कि शायद आरोही पिघल रही है और उसका गुस्सा शांत हो गया है। इसलिए उसने और साहस जुटाया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरोही ने बहुत चतुराई से अपना हाथ हटा लिया और वेटर से एक गिलास उठाकर विक्रम की तरफ बढ़ाया, जैसे वह किसी मेहमान का स्वागत कर रही हो। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि सिंघानिया ग्रुप की मालकिन इस दिवालिया आदमी से क्यों बात कर रही है। विक्रम ने सोचा कि यह सही मौका है अपनी स्थिति मजबूत करने का। इसीलिए उसने जोर से कहा कि आरोही, हमें पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए, आखिर हम परिवार हैं। आरोही ने एक ठंडी हंसी हंसी जो केवल विक्रम को सुनाई दी और कहा कि बिल्कुल विक्रम, आज हम सब कुछ साफ कर देंगे और कोई भी राज नहीं रहेगा, क्योंकि नई शुरुआत के लिए पुराने कचरे को साफ करना जरूरी होता है। उसने विक्रम से कहा कि वह मंच के पास उसका पास अदब कर रही है, झुकी में अदब करने की, जो पराध होने के बाद वो बाध होने के बाद इंतजार करे, क्योंकि उसे एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है जिसमें विक्रम की मुख्य भूमिका होगी। विक्रम का दिल खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि आरोही शायद सबके सामने उनके रिश्ते को स्वीकार करेगी और उसे कंपनी में कोई बड़ा पद देगी। वह अपनी मां के पास वापस भागा और उसने सावित्री को यह खुशखबरी सुनाई कि आरोही मान गई है और अब हमारे अच्छे दिन वापस आ गए हैं। सावित्री ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी बहू को सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि वे अपनी ही चिता की लकड़ियों को सजा रहे हैं। कुछ देर बाद मंच पर रोशनी तेज हो गई और उद्घोषक ने आरोही को आमंत्रित किया कि वह आकर सभा को संबोधित करें और अपनी नई परियोजनाओं के बारे में बताएं। आरोही मंच पर चढ़ी और उसने माइक संभाला और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने बोलना शुरू किया कि देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ केवल एक प्रोजेक्ट का जश्न मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ सत्य और न्याय का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जो भावुकता का नहीं बल्कि दबे हुए क्रोध का था, और हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम मंच के नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब उसका नाम लिया जाएगा। आरोही ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि व्यापार में पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी पारदर्शिता आप सबके सामने रखने जाएगा रही हूं। उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा कि आप सब मुझे आरोही सिंघानिया के नाम से जानते हैं, जो एक सफल व्यवसायी है और एक अरबों के साम्राज्य की वारिस है, लेकिन आप मेरे अतीत के उस अध्याय को नहीं जानते जिसने मुझे आज यह बनने पर मजबूर किया है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया जो उसके पीछे लगी थी और वहां एक वीडियो चलना शुरू हुआ, लेकिन यह कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन नहीं था। स्क्रीन पर एक अंधेरे और गंदे कमरे की तस्वीरें आने लगीं, जिसमें एक गर्भवती महिला जमीन पर सो रही थी और उसके पास खाने के लिए सूखी रोटियां पड़ी थीं। हॉल में मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन विक्रम और सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह उस कमरे को पहचानता था। वह उसका अपना स्टोर रूम था, जहां उसने आरोही को कैद रखा था।
आरोही की आवाज गूंजी कि यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि यह मेरे पिछले 6 महीनों की हकीकत है, जब मैं एक पत्नी बनकर एक ऐसे घर में रह रही थी जिसे मैं अपना मंदिर मानती थी। उसने विक्रम की तरफ उंगली उठाई और कहा कि मिलिए मेरे पति मिस्टर विक्रम से, जो यहाँ सूट पहनकर खड़े हैं, लेकिन जिनके अंदर एक जानवर रहता है। विक्रम ने चिल्लाने की कोशिश की कि यह झूठ है, यह सब बकवास है, और उसने मंच की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे बीच में ही दबोच लिया। आरोही रुकी नहीं, उसने बताना जारी रखा कि कैसे उसे आरोही की सिवाय उसे बादा की अलग अलग दूसरा नौकरानी से भी बदतर समझा जाता था, और कैसे उसे गर्भवती होने के बावजूद भूखा रखा जाता था और मारा जाता था। स्क्रीन पर अब मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही थीं, जिनमें उसकी चोटों और कुपोषण का विस्तृत विवरण था, जो किसी भी इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी था। हॉल में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक शोर मच गया था, और लोग घृणा से विक्रम और सावित्री की तरफ देख रहे थे, जो अब बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। सावित्री ने अपनी साड़ी से मुंह छिपाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के कैमरों ने उसे घेर लिया और उस पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। आरोही ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, लेकिन मुझे जवाब मिल गया कि कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। उसने कहा कि जब मैं मरने की 10 पड़ती ने जब पैसा देखी, उसने कहा कि जब मैं मरने की बड़ी होती है, जब पैसा ही सब कुछ होता है। कगार पर थी, तब मुझे घर से निकाल दिया गया था, और आज जब मैं ताकतवर हूं तो ये लोग मुझसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई जो उसने अपने पुराने फोन में रिकॉर्ड की थी, जिसमें सावित्री उसे गालियां दे रही थी और विक्रम उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। यह रिकॉर्डिंग ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, क्योंकि अब विक्रम के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, और उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी थी। विक्रम पागलों की तरह चीखने लगा कि यह सब साजिश है, यह औरत झूठी है, लेकिन उसकी आवाज लोगों के शोर और गुस्से में दब गई। आरोही ने माइक पर बहुत शांत स्वर में कहा कि मिस्टर विक्रम, आपने सोचा था कि मैं एक अबला नारी हूं जो चुपचाप जुल्म सहेगी, लेकिन आप भूल गए कि एक मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को जला सकती है। उसने घोषणा की कि आज से मैं विक्रम की कंपनी के साथ अपने सभी अनुबंध रद्द करती हूं, और मैं उन पर घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का मुकदमा दायर कर रही हूं। उसने पुलिस कमिश्नर की तरफ देखा, जो वहीं मौजूद थे, और उन्हें इशारा किया कि अब कानून अपना काम करे। विक्रम ने जब पुलिस को अपनी तरफ आते देखा तो उसका संतुलन बिगड़ गया, और वह जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो आरोही, मैंने गलती की। लेकिन आरोही का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, और उसने उसकी तरफ देखने से भी इनकार कर दिया। निवेशक, जो विक्रम की कंपनी में पैसा लगाने वाले थे, वे अब उसे घेर कर खड़े हो गए और अपने पैसों की मांग करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि विक्रम अब बर्बाद हो चुका है। सावित्री बेहोश होने का नाटक करने लगी ताकि उसे कोई सहानुभूति मिल सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सबने उसकी असलियत देख ली थी। आरोही मंच से नीचे उतरी और भीड़ ने उसके लिए रास्ता बना दिया, जैसे वह कोई देवी हो जिसने बुराई का संहार किया हो। विक्रम ने आरोही का रास्ता रोकने की आखिरी कोशिश की और उसके पैरों में गिर गया और रोते हुए कहा कि मेरे बच्चे के खातिर मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। आरोही रुक गई और उसने नीचे देखा और कहा कि मेरे बच्चे का पिता उस रात मर गया था जब तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। अब तुम केवल एक अपराधी हो। उसने अपना पैर पीछे खींचा और आगे बढ़ गई, और विक्रम को वहां कीचड़ में पड़ा छोड़ दिया जहां वह असल में बिलोंग करता था। मीडिया ने विक्रम को घेर लिया और उससे सवाल पूछने लगे कि उसे कैसा लग रहा है अपनी पत्नी को इस तरह धोखा देकर और अब बर्बाद होकर। विक्रम अपना चेहरा छिपा रहा था, लेकिन कैमरे की रोशनी उसके हर आंसू और डर को कैद कर रही थी, जो कल सुबह की हेडलाइन बनने वाला था। पार्टी अब एक तमाशे में बदल चुकी थी, जहां शहर के कुलीन लोग विक्रम की बर्बादी का आनंद ले रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक आदमी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आरोही एक वीआईपी लाउंज में जाकर बैठ गई, जहां खन्ना जी उसके लिए पानी लेकर आए, और उनकी आंखों में अपनी मालकिन के लिए गर्व के आंसू थे। आरोही ने पानी पिया और महसूस किया कि उसके सीने में जो भारीपन महीनों से था, वह अब हल्का हो गया है।
उसने खन्ना जी से कहा कि काका आज मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में आज़ाद हूं। खन्ना जी ने कहा कि बिटिया आपने जो किया वह बहुत हिम्मत का काम था और आज आपने हजारों महिलाओं को आवाज दी है जो चुपचाप जुल्म सहती हैं। बाहर पुलिस विक्रम और सावित्री को पूछताछ के लिए हिरासत में ले रही थी। हालांकि अभी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन समाज की नजरों में वे गिरफ्तार हो चुके थे। विक्रम अपनी महंगी शेरवानी में अब एक कैदी जैसा लग रहा था और सावित्री के बाल बिखर गए थे और वह एक पागल बुढ़िया जैसी दिख रही थी। वे दोनों जब पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने मुड़कर उस आलीशान होटल को देखा जहां वे एक सपना लेकर आए थे जो अब एक बुरे सपने में बदल गया था। आरोही ने खिड़की से यह नजारा देखा और उसके चेहरे पर कोई खुशी या दुख नहीं था, बल्कि एक संतोष था कि न्याय का चक्र पूरा हो गया है। उसने अपने बच्चे पर हाथ फेरा और कहा कि देखा हमने कर दिखाया और अब कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। आरोही ने अपना फोन निकाला और अपने वकीलों की टीम को निर्देश दिया कि कल सुबह तक विक्रम की कंपनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अब उसके शेयर की कीमत शून्य हो जाएगी। उसने यह भी आदेश दिया कि विक्रम के घर को सील करवा दिया जाए, क्योंकि वह घर उसने अपनी कंपनी के नाम पर गिरवी रखा था और अब कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है। यह उसका असली बदला था कि जिस घर से उसे निकाला गया था, अब वह घर ही उन लोगों से छिन जाएगा। वह उन्हें सड़क पर लाना चाहती थी ताकि उन्हें पता चले कि बेघर होना क्या होता है। आरोही जानती थी कि अभी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उसने उनकी कमर तोड़ दी थी। रात काफी हो चुकी थी और मेहमान जा चुके थे, लेकिन शहर में केवल एक ही चर्चा थी, आरोही सिंघानिया का साहस और विक्रम का पतन। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आरोही ट्रेंड कर रहा था और लोग विक्रम को गालियां दे रहे थे। आरोही ने अपना सामान समेटा और घर घर आरोही ने कंपनी में दाने वाले हैं और गरी के अतीस ने और गरी कर जनजा और गरी कर आरोही कराने वाले हैं जाने के लिए उठी। आज की रात उसे बहुत अच्छी नींद आने वाली थी, क्योंकि अब उसे किसी के कदमों की आहट से डरने की जरूरत नहीं थी। जब वह अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तो बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह बारिश उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसका स्वागत कर रही थी। उसने आसमान देहे की तरफ देखा और अपने पिता को याद किया और उसे लगा कि वे ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम और सावित्री को पुलिस स्टेशन के एक ठंडे कमरे में बैठाया गया था, जहां मच्छर भिनभिना रहे थे और पंखा धीरे धीरे चल रहा था। यह वही माहौल था जो उन्होंने आरोही को दिया था और अब नियति ने उन्हें वहीं ला खड़ा किया था। वे एक दूसरे को कान करते हैं कि आरोही को दिया था, दोष देने लगे और लड़ने लगे कि किसकी गलती से यह सब हुआ। सावित्री कह रही थी कि विक्रम की वजह से हुआ और विक्रम कह रहा था कि मां ने उसे उकसाया था। उनका रिश्ता जो स्वार्थ पर टिका था अब संकट आते ही बिखर गया था। पुलिस वाले उनकी लड़ाई देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि बड़े लोग भी कैसे जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। यह उनकी पहली रात थी हवालात में और उन्हें पता था कि आने वाला समय इससे भी बुरा होने वाला है। आरोही अपने आलीशान बिस्तर पर लेटी थी और उसने खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को देखा। उसने सोचा कि कल एक नया दिन होगा और उसे अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उसने विक्रम के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि वह अब उसके लिए अतीत का एक कड़वा हिस्सा बन चुका था जिसे उसने थूक दिया था। लेकिन उसे पता था कि विक्रम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और शायद वह अपनी आखिरी चाल चलेगा। वह तैयार थी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों को मूंद लिया और एक आरामदायक नींद में चली। शहर के दूसरे कोने में एक वकील विक्रम से मिलने आया और उसने बताया कि स्थिति बहुत खराब है और जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि आरोही ने सबूत बहुत पक्के दिए हैं। विक्रम ने वकील का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया कि मुझे बाहर निकालो, चाहे जो करना पड़े, मुझे उस औरत को मारना है। वकील ने डरकर उसे छुड़ाया और कहा कि ऐसी बातें मत कीजिए, वरना आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। विक्रम की आंखों में पागलपन उतर आया था और वह बदले की आग में जल रहा था, जो उसे और भी ज्यादा बर्बाद करने वाली थी। यह रात एक तूफान के खत्म होने और दूसरे अगली सुबह जब अखबार घरों में पहुंचे तो मुख्य पृष्ठ पर केवल एक ही खबर थी जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था, और वह थी सिंघानिया ग्रुप की मालकिन द्वारा अपने पति के काले कारनामों का पर्दाफाश।
विक्रम की कंपनी के शेयर बाजार खुलते ही औंधे मुन्हा एक रूप की कंपनी के शेयर बाजार वादा बाजार अपने पति के काले कारनामों का गिर पड़े और निवेशकों ने अपना पैसा निकालने के लिए होड़ मचा दी, जिससे कुछ ही घंटों में कंपनी की वैल्यू शून्य हो गई। बैंकों के अधिकारी जो कल तक विक्रम को सर कहते थे, आज पुलिस बल के साथ उसके घर के बाहर खड़े थे ताकि वे संपत्ति को कुर्क कर सकें, क्योंकि विक्रम ने कंपनी के नाम पर भारी कर्ज ले रखा था जिसे चुकाने में वह असमर्थ था। यह गिरावट इतनी तेज और भयानक थी कि विक्रम और सावित्री को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उनका वह महल, जिसे वे अपनी शान समझते थे, अब रेत के ढेर की तरह बिखर रहा था। सावित्री घर के मुख्य द्वार पर पछाड़ खाकर रो रही थी और बैंक अधिकारियों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर किनारे कर दिया। वह चिल्ला रही थी कि यह मेरा घर है, मैंने इसे खून पसीने से बनाया है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कानून के कागज भावनाओं को नहीं पहचानते। घर के अंदर से उनका सामान बाहर निकाला जा रहा था और सड़क पर फेंका जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन उन्होंने आरोही का सामान फेंका था। कीमती सोफे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान धूल में मिल रहे थे और पड़ोसी जो कभी उनकी अमीरी से जलते थे, आज तमाशबीन बनकर खड़े थे और वीडियो बना रहे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। विक्रम, जो पुलिस स्टेशन से जमानत पर रिहा होकर आया था, अपनी गली के मोड़ पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसके पैरों में आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। उसने देखा कि कैसे उसकी मां सड़क पर बैठकर अपने पुराने कपड़ों को छाती से लगाए रो रही है और लोग उसकी बात पर हंस रहे हैं। यह दृश्य उसके अहंकार पर सबसे करारी चोट थी, क्योंकि उसने हमेशा अपनी छवि को सबसे ऊपर रखा था और आज वह छवि तार तार हो चुकी थी। उसके पास अब न घर था, न गाड़ी, न पैसा और न ही कोई सम्मान, और यह सब उसी औरत के कारण हुआ था जिसे वह कमजोर समझता था। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भिंची कि नाखून हथेली में गड़ गए और खून रिसने लगा, लेकिन उसे शारीरिक दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग धधक रही थी। जब्ती की कार्रवाई पूरी होने के बाद बैंक अधिकारियों ने घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया और सरकारी सील चिपका दी, जो इस बात का प्रमाण थी कि अब इस परिवार का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। सावित्री अभी भी गेट से लिपटी हुई थी और उसे वहां पारताला और अधिकार में वास प्रमाण में गेट पर कारी है से हटाने के लिए विक्रम को आगे आना पड़ा, लेकिन जैसे ही सावित्री ने विक्रम को देखा, वह उस पर टूट पड़ी। उसने विक्रम को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और चिल्लाई कि यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने उस औरत को काबू में रखा होता या उसे उसी रात मार दिया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। सड़क पर हो रहे इस पारिवारिक ड्रामे ने लोगों को और मनोरंजन दिया और विक्रम अपनी मां को घसीटते हुए वहां से दूर ले गया ताकि बची खुची इज्जत बचा सके। शाम होते होते उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी, क्योंकि उनकी जेब में केवल कुछ 100 रुपये बचे थे और कोई भी रिश्तेदार या दोस्त उनका फोन नहीं उठा रहा था। उन्हें शहर के एक बहुत ही गंदे और पिछड़े इलाके में एक सस्ती धर्मशाला में कमरा लेना पड़ा, जहां की दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी और फर्श पर कॉकरोच घूम रहे थे। सावित्री, जो हमेशा रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, उसे उस गंदे गद्दे पर बैठना पड़ा और वह अपनी किस्मत को कोसते हुए रोती रही। विक्रम कमरे की छोटी खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां नाली बह रही थी, और उसे याद आया कि आरोही को उन्होंने इससे भी बदतर हालात में रखा था, लेकिन उसे आरोही के लिए कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि आरोही ने उसके साथ धोखा किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। रात के अंधेरे में उस तंग कमरे का माहौल और भी भयानक हो गया था, क्योंकि भूख अब उन्हें सताने लगी थी, लेकिन उनके पास खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। सावित्री ने विक्रम से कहा कि जाओ और आरोही से माफी मांगो, शायद वह पिघल जाए और हमें कुछ पैसे दे दे या रहने के लिए कोई छोटी जगह दे दे। विक्रम यह सुनकर आग बबूला हो गया और उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस औरत के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा जिसने मुझे बर्बाद किया है। उसने कसम खाई कि वह आरोही को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब तक वह जिंदा है विक्रम को शांति नहीं मिल सकती। उसका मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था और वह कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से बातें करने लगा था, जिससे सावित्री को भी डर लगने लगा था। अगले कुछ दिन विक्रम और सावित्री के लिए नरक समान बीते,
क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और विक्रम को कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। हर जगह उसकी बदनामी पहले ही पहुंच चुकी थी और लोग उसे हिकारत की नज़र से देखते थे, जैसे वह कोई अपराधी हो। विक्रम का गुस्सा अब पागलपन की हद पार कर चुका था और उसने तय कर लिया कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह एक आखिरी वार करेगा। उसने सावित्री की आखिरी बची हुई सोने की चेन चोरी कर ली और उसे एक सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। सावित्री जब सोकर उठी और उसने अपनी चेन गायब पाई तो उसने घर सिर पर उठा लिया, लेकिन विक्रम वहां से गायब हो चुका था। विक्रम सीधे शहर के एक बदनाम इलाके में गया, जहां से उसने एक बड़ा और तेज धार वाला चाकू खरीदा, क्योंकि उसके पास बंदूक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और लाइसेंस भी रद्द हो चुका था। वह उस चाकू को अपनी जैकेट के अंदर छिपाकर घंटों तक सिंघानिया टॉवर के आज के साथ और कावी में गाल के अव्यू एक आधार बंदूक खरीदने के लिए करे। बाहर खड़ा रहा और आरोही की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। बारिश हो रही थी और वह भीग रहा था, लेकिन उसकी नजरें शिकार पर जमी थीं। उसने देखा कि आरोही हमेशा सुरक्षा गार्डों से घिरी रहती है और उसके पास तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन एक घायल जानवर की तरह वह मौके की तलाश में था। उसे पता था कि कल आरोही एक चैरिटी अस्पताल का उद्घाटन करने वाली है और वहां भीड़ होगी जिसका फायदा वह उठा सकता है। विक्रम ने पूरी रात फुटपाथ पर बिताई और वह अपनी योजना को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहा कि कैसे वह भीड़ को चीरते हुए जाएगा और आरोही के सीने में खंजर उतार देगा। वह मन ही मन हंस रहा था कि आरोही की सारी दौलत और ताकत उसे मौत से नहीं बचा पाएगी और उसके मरने के बाद शायद उसे सुकून मिले। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और दाढ़ी बढ़ गई थी, जिससे वह बिल्कुल पागल लग रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके बाद उसका क्या होगा, उसे बस अपने प्रतिशोध की प्यास बुझानी थी। वह यह भूल गया था कि आरोही इसमें गता बतादी है। अब वह पुरानी अबला नारी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो हर खतरे के लिए तैयार है। अगली सुबह जब विक्रम अस्पताल के उद्घाटन स्थल पर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी और मीडिया का जमावड़ा था। उसने अपनी जैकेट की टोपी से चेहरा ढका हुआ था और वह धीरे धीरे भीड़ में घुसने लगा। मंच पर आरोही खड़ी थी और वह बहुत ही सौम्य और शक्तिशाली लग रही थी और उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक थी। विक्रम उसे देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि वह चाहता था कि आरोही भी उसकी तरह तड़पे। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और चाकू की मुठिया को कसकर पकड़ा। जैसे ही आरोही भाषण देने के लिए माइक के पास आई और भीड़ शांत हुई, विक्रम ने सोचा कि यही सही मौका है। वह जोर से चिल्लाया, आरोही और भीड़ को धक्का देते हुए मंच की तरफ दौड़ा। लोगों में भगदड़ मच गई और चीख पुकार शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को हाथ में चमचमाता हुआ चाकू लिए दौड़ते हुए देखा। आरोही अपनी जगह से नहीं हिली और उसने विक्रम को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसकी आंखों में डर का कोई नामोनिशान नहीं था। विक्रम मंच की सीढ़ियों तक पहुंच ही पाया था कि अचानक आरोही के निजी अंगरक्षकों ने चीते की फुर्ती से उस पर झपट्टा मारा। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे लात मारी, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसका चाकू दूर जा गिरा। इससे पहले कि वह उठ पाता, 3 गार्डों ने उसे दबोच लिया और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि विक्रम को समझ ही नहीं आया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। विक्रम जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था और गालियां दे रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन वह पूरी तरह से काबू में था। आरोही धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके पास आई और उसने सुरक्षा गार्डों को इशारा किया कि उसका चेहरा ऊपर उठाएं। विक्रम की नाक से खून बह रहा था और उसका चेहरा धूल से सना था और वह बेबस होकर आरोही की आंखों में देख रहा था। आरोही ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि विक्रम, मैंने सोचा था कि तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल नीचे गिरना जानते हो। उसने कहा कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले ही मर चुके हो। यह जो बचा है वह केवल एक खाली शरीर है जिसमें नफरत के सिवा कुछ नहीं है। मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को लाइव कवर किया और दुनिया ने देखा कि कैसे एक पूर्व पति ने अपनी गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और उन्होंने विक्रम को हथकड़ी लगा दी। इस बार मामला घरेलू हिंसा का नहीं बढ़ता है और उनकी बारकी आप एसमें हैजमे ने और उन्होंने काफी अस्पार कर गई है, बल्कि हत्या के प्रयास का था, जो एक गैर जमानती अपराध था।
विक्रम जब पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था तो वह पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाने लगा कि मैंने उसे बना दिया, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था और उसे देखकर लोगों को गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी कि एक इंसान अपने कर्मों से अपना क्या हाल बना सकता है। उधर सावित्री को जब टीवी पर यह खबर मिली कि उसका बेटा गिरफ्तार हो गया है और शायद अब उसे लंबी जेल होगी, तो वह वहीं धर्मशाला के कमरे में बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसका सामान चोरी हो चुका है और धर्मशाला का मालिक उसे बाहर निकालने के लिए खड़ा है क्योंकि किराया नहीं दिया गया है। सावित्री को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और वह सड़क पर आ गई। बारिश हो रही थी और वह भीगते हुए सड़क पर चल रही थी और हर आने जाने वाले से मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। यह वही सावित्री थी जो कभी गरीबों को अपने घर के दरवाजे से भगा देती थी और आज वह खुद एक भिखारी बन चुकी थी। नियति का चक्र पूरा हो चुका था और उसने उन्हें उसी जगह ला खड़ा किया था जहां उन्होंने आरोही को भेजने की कोशिश की थी। आरोही अपने घर वापस लौटी और वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन आज उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे पता था कि अब विक्रम हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो गया है और वह जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। खन्ना जी ने उसे बताया कि वकीलों का कहना है कि विक्रम को कम से कम 10 साल की सजा होगी और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे पागलखाने भी भेजा जा सकता है। आरोही ने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि अब उसका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। उसने खन्ना जी से कहा कि अब हमें अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और मुझे अपने बच्चे के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी है। उस रात जेल में विक्रम को एक काल कोठरी में रखा गया जहां अंधेरा था और चूहे दौड़ रहे थे। वह कोने में दुबक कर बैठ गया और दीवार पर सिर पटकने लगा। उसे आरोही का चेहरा याद आ रहा था, लेकिन अब वह चेहरा उसे डरा रहा था। उसे अपनी माँ की याद आई जिसे उसने परदान है और चीज देश के दो परमारकाई की याद आई जिसे उसने अखार आरोही के लिए दो परमार करदा बेसहारा छोड़ दिया था और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय का पहिया घूम चुका था और वह उस पहिए के नीचे कुचला जा चुका था। बाहर सावित्री किसी दुकान के छज्जे के नीचे ठिठुर रही थी और पुराने दिनों को याद करके रो रही थी। वह सोच रही थी कि काश उसने आरोही को अपनी बेटी माना होता तो आज वह राज कर रही होती। आरोही ने अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी को देखा और एक लंबी सांस ली। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ा और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे लड़ने की शक्ति मिली। उसने तय किया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन महिलाओं की मदद के लिए दान करेगी जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं। उसकी कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा कि अंततः बुराई हार गई और सच्चाई की जीत हुई। अब बस उसे अपने नन्हे मेहमान के आने का इंतजार था जो इस नए जीवन का वारिस होगा। अगले कुछ हफ्तों में अदालती कार्यवाही बहुत तेजी से चली, क्योंकि सबूत एकदम साफ थे और गवाहों की कोई कमी नहीं थी। विक्रम ने अदालत में भी अजीब हरकतें की जिससे जजों को यकीन हो गया कि वह समाज के लिए खतरा है। सावित्री को भी गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन उसकी हालत देखकर अदालत ने उसे सरकारी आश्रय गृह में भेजने का आदेश दिया, क्योंकि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यह उस घमंडी औरत के लिए मौत से भी बदतर सजा थी कि उसे अब खैरात पर जीना पड़ेगा। आरोही अदालत नहीं गई क्योंकि वह अब उनका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। उसके वकील ने सब कुछ संभाल लिया। फैसले के दिन विक्रम को 20 साल की सजा सुनाई गई और उसे तुरंत केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा, शायद यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका अध्याय अब बंद हो चुका था। आरोही ने खबर सुनी और बस सिर हिलाया। उसने अपनी कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और घोषणा की कि अब कंपनी का ध्यान सामाजिक सरोकारों पर ज्यादा होगा। उसके कर्मचारी उसका सम्मान करते थे और उसे अपनी प्रेरणा मानते थे। वह अब केवल एक वारिस नहीं थी, बल्कि एक लीडर थी जिसने आग में तपकर सोना बनने का सफर तय किया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और मौसम ने अपनी करवट बदल ली थी, जिसके साथ ही दिल्ली में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था, जो नए जीवन और उम्मीद का प्रतीक था।
सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में एक अलग ही उत्साह का माहौल था, क्योंकि कंपनी ने पिछले 1 साल में मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बाजार में अपनी साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आरोही अपने विशाल केबिन में बैठी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रही थी और उसका 9 महीने का गर्भ अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, जो उसके व्यक्तित्व में एक और आयाम जोड़ रहा था। वह अब केवल एक सख्त व्यवसायी नहीं थी, बल्कि एक आने वाले जीवन की संरक्षक भी थी, जिसकी आंखों में अब बदले की आग की जगह ममता और संतोष की शीतलता थी। खन्ना जी कमरे में आए और उन्होंने मेज पर एक मिठाई का डिब्बा रखा और बताया कि कंपनी के नए प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिल गई है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। आरोही ने मुस्कुराते हुए एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और खन्ना जी का मुंह मीठा कराया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सफलता अकेले उसकी नहीं, बल्कि उसकी पूरी वफादार टीम की है। उसी समय शहर की भीड़भाड़ और चकाचौंध से दूर केंद्रीय कारागार की ऊंची दीवारों के पीछे एक अलग ही दुनिया चल रही थी, जहां हर पल एक सजा की तरह बीतता था। विक्रम, जिसे अब कैदी नंबर 420 के नाम से जाना जाता था, जेल के बगीचे में कड़ी धूप में कुदाल चला रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, जो फटकर खून रिस रहे थे। उसका शरीर, जो कभी महंगे सूट और इत्र की खुशबू में रहता था, अब पसीने और गंदगी से सना हुआ था और उसकी हड्डियों का ढांचा साफ दिखाई देने लगा था। जेल के अन्य कैदी अक्सर उसे ताने मारते थे कि तू वही है ना, जिसने अपनी गर्भवती बीवी को मारने की कोशिश की थी, और यह सुनकर विक्रम का सिर शर्म से झुक जाता था। उसे खाने में जली हुई रोटियां और पानी जैसी दाल मिलती थी, जिसे देखकर उसे याद आता था कि कैसे वह आरोही के हाथ के बने खाने को फेंक देता था और उसे दाल दाल करके आरोही के दाल मिलकर अथा था, भूखा रखता था। आज वह एक एक दाने के लिए तरस रहा था और उसे समझ आ गया था कि अन्न का अपमान करना ईश्वर का अपमान करने जैसा होता है, जिसकी सजा उसे मिल रही थी। शहर के दूसरे कोने में सरकारी महिला आश्रय गृह में सावित्री की हालत विक्रम से भी बदतर थी, क्योंकि उसे वहां अपनी उम्र का लिहाज किए बिना काम करना पड़ता था ताकि उसे 2 वक्त का खाना मिल सके। वह अब एक बूढ़ी और लाचार औरत थी, जिसकी कमर झुक गई थी और जो दिन भर आश्रय गृह के गंदे फर्श पर झाड़ू पोछा लगाती थी। यह वही काम था जो उसने आरोही से करवाया था, और अब नियति ने उसे उसी काम पर लगा दिया था जिससे उसे सबसे ज्यादा घृणा थी। वहां रहने वाली अन्य महिलाएं अक्सर आपस में बातें करती थीं कि यह वही सास है जिसने अपनी बहू पर जुल्म किए थे, इसलिए कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता था। सावित्री रात को अपनी चारपाई पर लेटकर छत को घूरती रहती थी और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके आंसू बहाती थी, लेकिन अब उन आंसुओं का कोई मोल नहीं था। उसे बार बार आरोही का चेहरा याद आता था और वह सोचती थी कि अगर उसने थोड़ा सा प्यार दिया होता तो आज वह किसी महल में राजमाता की तरह रह रही होती, न कि इस नरक में। कुछ दिनों बाद आरोही ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उसने अपने वकीलों को निर्देश दिया कि विक्रम के उस जब्त किए गए घर को बैंक की नीलामी में खरीद लिया जाए। खन्ना जी इस फैसले से हैरान थे और उन्होंने पूछा कि बिटिया, आप उस मनहूस घर को क्यों खरीदना चाहती हैं, जहां आपको केवल दर्द मिला था? आरोही ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा और कहा कि मैं उस घर की यादों को मिटाना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें बदलना चाहती हूं ताकि वह दर्द शक्ति बन जाए। उसने बताया कि वह उस घर को तोड़कर वहां एक भव्य इमारत नहीं बनाएगी, बल्कि उसे एक ऐसे केंद्र में बदल देगी जहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी और आर्थिक मदद दी जाएगी। वह चाहती थी कि जिस जगह पर एक औरत की आवाज दबाई गई थी, अब वहीं से हजारों औरतों को अपनी आवाज उठाने की ताकत मिले, और यह उसके प्रतिशोध का सबसे रचनात्मक और सकारात्मक अंत होगा। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, ठीक वैसी ही रात जैसी वह थी जब आरोही घर छोड़कर भागी थी। आरोही को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, दर्द की लहरें उठ रही थीं, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा सिंघानिया परिवार और उसके वफादार कर्मचारी उसके साथ थे। उसे तुरंत शहर के सबसे आधुनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और हर सुविधा उपलब्ध थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खन्ना जी और अन्य कर्मचारी प्रार्थना कर रहे थे और पूरे ऑफिस में दिए जलाए जा रहे थे कि उनकी मालकिन और बच्चा सुरक्षित रहे।
आरोही दर्द में भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह दर्द किसी अंत का नहीं बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत का संकेत है, और वह इस पल का महीनों से इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों के संघर्ष के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जो उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी, और बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने बाहर आकर खबर दी कि बधाई हो, एक नन्ही परी का जन्म हुआ है जो बिल्कुल अपनी मां की तरह स्वस्थ और सुंदर है। खन्ना जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उन्होंने वहां मौजूद नर्सों और स्टाफ को मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया। जब आरोही को होश आया और उसने अपनी गोद में उस नन्हे जान को देखा, तो उसकी सारी थकान और पिछले जन्मों का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। बच्ची की आंखें बड़ी और चमकदार थीं, और उसने अपनी नन्ही उंगलियों से आरोही की उंगली को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह कह रही हो कि मां, मैं आ गई हूं। आरोही ने उसका माथा चूमा और धीरे से कहा कि तुम्हारा स्वागत है मेरी छोटी सी योद्धा, और मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कभी वह सब नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी का नाम अनन्या रखेगी, जिसका अर्थ है अद्वितीय, क्योंकि वह सच में लाखों में एक थी। अनन्या के जन्म की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। विक्रम को जेल में एक पुराने अखबार के माध्यम से यह खबर मिली कि आरोही ने एक बेटी को जन्म दिया है और वह अब मां बन चुकी है। उसने अखबार में छपी आरोही की तस्वीर को देखा, जिसमें वह अपनी बेटी को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम उस तस्वीर को देखता रहा, और पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा पश्चाताप हुआ कि उसने अपने ही खून को मारने की कोशिश की थी। वह अपनी कोठरी के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोया, क्योंकि वह जानता था कि वह उस बच्ची को कभी अपनी गोद में नहीं ले पाएगा, और न ही वह कभी उसे पापा कहकर बुलाएगी। उसने अपनी अंगुलियों से उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, लेकिन फिर हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके हाथ गंदे हैं और वह उस पवित्रता को छूने के लायक नहीं है। कुछ महीनों बाद आरोही ने अपने पुराने ससुराल वाले घर का नवीनीकरण पूरा करवा लिया था, और अब वह घर आरोही शक्ति केंद्र के नाम से जाना जाने वाला था। उद्घाटन समारोह के लिए शहर के सभी बड़े लोग और सामाजिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, और इमारत को फूलों से सजाया गया था। आरोही ने अपनी बेटी अनन्या को गोद में लेकर फीता काटा और उस घर में प्रवेश किया जहां कभी उसे प्रवेश करने से रोका जाता था। घर का नक्शा बदल चुका था, और अब वहां अंधेरे स्टोर रूम की जगह एक बड़ा हॉल था, जहां महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीख रही थीं और कंप्यूटर चला रही थीं। रसोई जहां उसे भूखा रखा जाता था, अब एक बड़ी कैंटीन बन गई थी, जहां पौष्टिक खाना बनता था और सभी को पेट भर खिलाया जाता था। आरोही ने महसूस किया कि दीवारों से अब रोने की आवाजें नहीं आ रही हैं, बल्कि हंसी और उम्मीद की गूंज सुनाई दे रही है, जो उसके दिल को सुकून दे रही थी। उस समारोह में सावित्री भी भीड़ में कहीं पीछे खड़ी थी, क्योंकि वह आश्रय गृह से छिपकर वहां आई थी, यह देखने के लिए कि उसका पुराना घर अब कैसा दिखता है। उसने देखा कि उसकी बहू मंच पर खड़ी होकर भाषण दे रही है, और लोग उसे देवी की तरह मान रहे हैं, जबकि वह खुद एक भिखारी की तरह फटे कपड़ों में खड़ी है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उसने लक्ष्मी को घर से निकालकर दरिद्रता को गले लगाया था। जब आरोही की नजर भीड़ पर पड़ी, तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसने सावित्री को देखा है, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उसने मन ही मन सावित्री को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि नफरत का बोझ लेकर वह नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। सावित्री वहां से चुपचाप चली गई, और उसकी आंखों में आंसू थे जो शायद उसकी आत्मा की शुद्धि का काम कर रहे थे। आरोही ने अपने भाषण में कहा कि बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, और मैंने कठिन रास्ता चुना है। उसने कहा कि यह संस्था उन सभी महिलाओं के लिए एक घर होगी जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी औरत लाचारी के कारण अपने सम्मान से समझौता न करे। उसने अपनी बेटी को ऊपर उठाया और कहा कि मैं अपनी बेटी को यह विरासत नहीं दूंगी कि वह कितनी अमीर है, बल्कि मैं उसे यह सिखाऊंगी कि वह कितनी सशक्त है। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं, और उस गूंज में विक्रम और सावित्री का अस्तित्व पूरी तरह से विलीन हो गया। आरोही ने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह राख से भी उठकर आसमान को छू सकती है।
अगले 5 सालों में आरोही ने अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया और वह देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाने लगी। उसने विक्रम को तलाक के कागज भिजवाए थे, जिस पर विक्रम ने बिना किसी विरोध के हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि वह आरोही ने कागज भिजवाए थे और कागज भिजवाए थे। वहीं आरोही की सालों में विक्रम अपनी सजा चुपचाप काट रहा था। अनन्या अब स्कूल जाने लगी थी और वह बहुत ही होशियार और निडर बच्ची थी, जिसमें अपनी मां की छवि साफ दिखाई देती थी। आरोही हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर अनाथालयों में दान करती थी और उसने कभी अपनी बेटी से उसके पिता के बारे में झूठ नहीं बोला। उसने उसे बताया कि उसके पिता ने गलत रास्ते का चुनाव किया था और उन्हें उसकी सजा मिली ताकि अनन्या सच्चाई के महत्व को समझ सके। एक दिन आरोही अपनी ऑफिस की बालकनी में खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी और उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने अपने सफर के बारे में सोचा कि कैसे वह एक डरी हुई लड़की से एक निडर शेरनी बनी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जहां कभी उसे लात महसूस होती थी और अब वहां केवल यादें थीं। उसने महसूस किया कि जीवन एक संघर्ष है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। उसने अपने पिता को याद किया और मुस्कुराई कि आज उन्होंने अपनी बेटी पर गर्व किया होगा। उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसने इरादे की आह में अब आज बदला पूरा हो चुका था। किसी को मारा नहीं था, बल्कि उसने बुराई को अपनी अच्छाई और सफलता से हरा दिया था। तभी अनन्या दौड़ते हुए आई और उसने आरोही का हाथ पकड़कर कहा कि मां चलो, मुझे पार्क जाना है। आरोही ने अपनी फाइलें बंद कीं और अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। उसने सोचा कि यही उसका असली साम्राज्य है और यही उसकी असली दौलत है। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर केबिन से बाहर निकलीं और उनके पीछे सूरज की सुनहरी किरणें फर्श पर बिखर रही थीं। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का लोगो दीवार पर चमक रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चमक आरोही के चेहरे पर थी। यह कहानी एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई पीढ़ी की शुरुआत थी जो डर और अन्याय से मुक्त होगी। और इस तरह आरोही ने न केवल अपनी किस्मत लिखी, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की।